यस मैम। ओके ओके ओके। मैम, हाँ मैम क्या वो फिल्म देखी मैम, मैंने भी मैम फिर से रिकॉल किया। मैम जब मैं पहली बार देखा था तो फिर मैम मैं उस वक्त समझा था, लेकिन मैम मैं इतने वो रेफरेंसेस या कुछ मैम वो आइडेंटिफाई नहीं किया। मैम मैंने 2 साल बाद वो 2018 में हुई थी ना फिल्म रिलीज। हाँ मैम, हम्म। उसके बाद अब वो 3 साल बाद मैंने देखा मैम, और मुझे कुछ आइडेंटिफाई हुआ मैम। तो बताने से पहले मैम, ये क्या कहते हैं, बस ये पूछना था क्या डायरेक्टर के, इस फिल्म के डायरेक्टर ने क्या आपके साथ कुछ रेफरेंसेस डिस्कस किए थे? क्या उनके मन में कुछ रेफरेंसेस थे क्या इस मूवी के लिए? हाँ बिल्कुल। रेफरेंसेस इन विच वे? आई मीन रेफरेंसेस इन अ कंसेप्चुअल वेज तो रहे कि कॉन्सेप्ट वाइज वो क्या सोचती हैं, या एक्चुअली क्या है। मैं एक और चीज आपको बताती हूँ। कोई भी जब कोई आर्ट कर रहा होता है, कोई भी, चाहे वो डायरेक्टर हो या डिजाइनर हो, जैसे मैंने कहा था कि उसकी अपनी ही अपना समझ जो है उसके आर्ट में जो है वो हमें रिफ्लेक्ट होता है। तो कौन कर रहा है, जैसे अगर आपने कहा घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहे हो, अनामिका अक्सर है, तो आपको ये जानना पड़ेगा हु इज शी। आई मीन व्हाट, वो क्या सोचती हैं कला के बारे में, और वो कैसे अपनी चीजों को, अपने आइडियाज को, अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती है अपनी कला से, है ना। तो आपको इस सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि जो अनामिका मैम है उनका बैकग्राउंड क्या है। तो उससे आपको समझ में आएगा, ओ शी हैज दिस मच, दिस वास्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू सी सोसाइटी, या ये कहें कि उनके जो सोसाइटी के इंटर रिलेशनशिप जैसे काम करते हैं, जैसे जो इकोनॉमिकल, जो एक पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो इन्फ्लुएंसेस जो पड़ते हैं हमारे इंडिया में या इंडिया से बाहर, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग कितनी उनकी स्ट्रांग है, कितनी पक्की है, या उसके आइडियाज कितने शार्प है। वही चीज उनकी उनकी फिल्म में भी दिखाई थी। तो ये अनामिका हक्सर जी जो हैं वो थिएटर की बहुत वेल नोन डायरेक्टर हैं। जब इनिशियली मतलब जब भी नाम आता है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नाम आता है, उसमें टीचिंग प्रोसेस और मेथोडोलॉजीज के बारे में बात आती है, तो अनामिका हक्सर का नाम जुड़ता है। अच्छा वो मैम, तो फिर मुझे ये पूछना था, तो फिर अगर वो थिएटर से हैं तो मैम उनके पास लिटरेरी बैकग्राउंड भी उनका बहुत स्ट्रांग होगा फिर तो, है ना? यस यस यस, यस थिएटर मैम। थिएटर। मैम क्योंकि मैम जब मैं पढ़ रहा था, और मैम मैंने जितनी भी अभी तक अपने वो रीडिंग करी है मैम, मैं बहुत सारे है ना मतलब ऑथर्स के वर्क आइडेंटिफाई कर रहा था मैम। जैसे मैं 2 ऑथर्स का नाम बताता हूँ मैम। एक है हम्म मैम एक ऑथर था मैम, बाल्जैक, हम्म। BALZAC मैम। आई नो उन्होंने अब। एक बहुत बड़ा है ना इंटरलिंक्ड स्टोरीज और नॉवेल्स निकाली थी, और उसका टाइटल था द ह्यूमन कॉमेडी। अब मैम हम्म उसमें उन्होंने है ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ लिए थे। अब मैम जहाँ तक मुझे याद है, हम्म मैम उन्होंने है ना द ह्यूमन कॉमेडी वो फ्रांस में रखी थी 1850, और उसका टाइम पीरियड था 1850 टू 1848 मैम। उसमें उन्होंने डिफरेंट सीन्स रखे थे, और सीरियल वाइज उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। 91 इंटरलिंक्ड नॉवेल्स थी वो, स्टोरीज नॉवेल्स मैम। हम्म जैसे थी कुछ सीन्स फ्रॉम पॉलिटिकल लाइफ, सीन्स फ्रॉम प्रोविंशियल लाइफ, हम्म सीन्स सीन्स फ्रॉम मिलिट्री लाइफ मैम, और भी थे। लेकिन मैम हम्म मैंने जितना पढ़ा है मैम, वो बहुत सारी नॉवेल्स हैं मैम, बहुत सारी और बहुत सारी हैं। लेकिन जितना मुझे याद है, मैं सीन्स फ्रॉम जब प्रोविंशियल लाइफ पढ़ रहा था मैम, और हम्म जितना मैम मुझे याद रहा मैम, मुझे लगा कि अरे यार, मतलब मैम सीन्स फ्रॉम प्रोविंशियल लाइफ भी मैम, मतलब जो डे टू डे वर्कर्स और लेबरर्स हैं, और फिर जो उनसे जो एक अपर लेवल इनकम में हो गए, जैसे लैंडलॉर्ड हो गए, दुकानदार हो गए, हम्म उनके साथ इंटरेक्शन और फिर उनके डे टू डे एक्टिविटीज मैम, उसमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस बाल्जैक का लग रहा था मैम। और एक हम्म दूसरा ऑथर जो मैंने आइडेंटिफाई किया मैम, वो PG वुडहाउस है मैम। मैम जैसे हम्म कि जब बीच बीच में मैम, जैसे और उनकी एक सीरीज आई थी जीव्स एंड बर्टी वूस्टर मैम। मैम तो फिर जीव्स हुआ मैम, तो फिर एट तो फिर मैम हमेशा बर्टी वूस्टर जो उसका कैरेक्टर है मैम, हमेशा कॉमिकल सिचुएशन में फंसता है, और फिर जीव्स उसको बाहर निकालता है मैम।
लेकिन मैम मैंने देखा कि जो कैरेक्टर था मैम, जैसे कि वो टूरिस्ट को है ना घुमाने ले जा रहा है, पटरू या पटरू फिर या जो लोकेशन? टूरिस्ट जो जो वो टूरिस्ट गाइड होता है ना, जैसे मैम उसका एक्टर का लोकेशन, नाम नहीं याद आ रहा अभी, हाँ है ना उसका मैम, नाम। तो फिर हाँ। वो एकदम मैम जो कॉमिकल सिचुएशन के साथ अप्रोच करता है मैम, उससे मुझे बहुत याद आया। और फिर मैम मैंने कुछ दिनों पहले एक मूवी देखी थी, द यंग कार्ल मार्क्स। हम्म। मैम वो 2017 में रिलीज हुई थी मैम। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस मूवी में भी कार्ल मार्क्स कैसे है ना, वो क्या कहते हैं, मतलब कहता है कि नहीं हमें अब रिबेल करना है, फाइट करना है ये वर्कर्स के खिलाफ। और जितनी भी मैम डायलॉग था, जो पैसेजेस उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखे होंगे मैम, वो फिल्म में लिखे थे। ऐसा हम्म। लग रहा था मैम उन्होंने आखिरी के 15 मिनट है ना उस फिल्म से इन्फ्लुएंस होकर इसमें डाल दिए थे। अच्छा, आपको ऐसा लगा? नहीं मैम, ऐसा लगता नहीं है मैम। वो हम्म। 2017 में फिल्म आई थी, फिर मैम ये 2018 में हुई थी फिल्म रिलीज मैम, तो फिर मैं बस बता ही रहा हूँ मैम। हाँ हाँ और फिर मैं आपने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग करी थी मैम, तो फिर मैम उसके बारे में बात करेंगे मैम। हाँ मैम हाँ तो हाँ। फिर आपने मतलब कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में मतलब जितने भी मेन एक्टर्स हैं, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स, तो फिर उन्होंने वहां पर साइड में एक्स्ट्रास ले लिए होंगे, पर जितने एक्टर्स मैम आपने तो उनको ड्रेस किया होगा, मैं मतलब बताती उनके हूँ, लिए मैं कॉस्ट्यूम आपको। डिजाइन जो है। हाँ, ये सब आपकी जो क्वेरीज हैं, ये सब मैं आपको ड्यूरिंग जब मैं शुरू करूंगी इसके बारे में बात करना, आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे, तो आपको प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो मैंने जो फर्स्ट डे और सेकंड डे भी ये बात रिपीट मैं करती रही, और ये भी कहा मैंने, मेरी फर्स्ट डे आप रोहित नहीं थे, मतलब मैम मैं इतना था मैम, मैं दोनों दिन अटेंड करा है। ऑन एंड ऑफ, मतलब पता नहीं, हमने आपको रियलाइज नहीं किया कि यू वर देयर बिकॉज आई वाज टॉकिंग टू अनिकेत एंड शुभम। सो मैंने एड्रेस भी नहीं किया, इसलिए रोहित रोहित एक बार मैंने रोहित को बुलाया तो रोहित आया नहीं, तो ये मैं फर्स्ट डे की बात बता रही हूँ। शुभम और अनिकेत को पता है ये बात। सो ओ मैम तो बहुत फिर कम ओके से ओके कम मैम। कम से कम मैंने 1 मिनट तो मैंने बोला होगा, आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग, कैन यू, कुछ कहेंगे आप इसके बारे में, ये वो। फिर हमें लगा यू आर नॉट देयर, देन हम लोग कंटिन्यू कर गए आगे बात। तो जो मैं ये कहना चाह रही हूँ, लेट इट बी। ओके लेकिन मैं जो कहना चाह रही हूँ कि देखिए, इन्फ्लुएंसेस जो एक कलाकार कलाकार जब मैं बोल रही हूँ ना, तो उसमें हर हर कोई आ रहा है, उसमें डायरेक्टर आ रहा है, डिजाइनर आ रहा है। अब ये डायरेक्टर डिजाइनर, मैं स्पेसिफिकली थिएटर डायरेक्टर और थिएटर डिजाइनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ओवरऑल जो डिजाइन को अपने आर्ट से दिखा, चाहे वो पॉप आर्ट करने वाले आर्टिस्ट क्यों ना हो, तो मैं उन सबको ही एक तरीके से उन सबको ही संबोधित कर रही हूँ, ठीक है। तो हर कोई जब अपनी आर्ट बनाता है, वो बहुत, या आर्ट को प्रदर्शित करने के लिए वो कुछ एक माध्यम ढूंढता है, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो जो है वो म्यूजिक हो। तो वो, उसके पास एक गहरा समझ होती है, उसकी गहरी समझ होती है, उसके पास एक बड़ा एक्सपीरियंस होता है, और चीजों को देखने का पर्सपेक्टिव होता है। तो ये पर्सपेक्टिव कैसे बनता है, ये हाउ टू सी थिंग्स, हाउ टू अंडर, एक तो है समझ लेना, और एक होता है आप उसको कैसे प्रेजेंट करो। तो ये दोनों चीजें, ये जो आदान प्रदान है, इसकी जो एक्सरसाइज है, जो आपके, जो भी आप जो चीज बनाते हैं उसमें आती है, वही आपकी जिंदगी का सार होता है। मैंने अगर शुभम और अनिकेत को याद होगा, मैंने 2001 स्पेस ओडिसी यहाँ से शुरुआत की थी अपनी बातचीत की, और मैंने कहा था कि कैसे जब एप्स जो है, आपको, अगर आपने आपने देखी हो फिल्म 2001, स्टैनली क्यूब्रिक की फिल्म है, I guess। बिल्कुल बिल्कुल मैम, देखिए। हाँ हाँ। तो वो उसमें जो जो पिलर आता है, जो आयरन पिलर, या वो तीन 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 मैनोलिथ चार, मैनोलिथ मोनोलिथ, यस मोनोलिथ मैम, मोनोलिथ मोनोलिथ। या मोनोलिथ जो है वो 4 बार जो है वो आता है, ठीक है। और वो जब भी आता है, वो कुछ ट्रिगर करके जाता है, आगे की लाइफ को बदल देता है, या डेवलप कर देता है, या एक नई नई दुनिया का, इट्स लाइक, जैसे कि कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है ना, कोई बहुत सालों से कोई साइंस जो कोई भी जो साइंस में है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, करते 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 उनको, अरे इससे तो ये हो जाता है ना,
इससे तो ये हो जाता है ना, और अच्छा इसको ऐसे देखा जाए, और वो या तो बुक लिख देता है या उस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो लोगों तक पहुंच जाता है वो फॉर्मूला। और हम आप आज अपने आसपास देख रहे हैं किस तरीके से तुम अपनी जगह बैठे हो और मैं अपनी जगह बैठी हूँ और हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है, साइंस की डेवलपमेंट या हर तरह की डेवलपमेंट, वो जो ट्रिगर पॉइंट है, वो जो ट्रिगर पॉइंट है ना, आपको उस ट्रिगर पॉइंट को, अगर आप फिल्म मेकर बनना चाहते हो तो आपको वो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में एक बात बोलती हूँ। फिल्म आई थी किक, आई गेस, किक, 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 KICK, एक फिल्म आई थी। और तो मैं ये कहती हूँ कि जनरली मैं ये बात कहती हूँ कि वो किक आपको कब लगता है, वो अंडरस्टैंडिंग, जैसे आपने कहा ना 2 साल बाद मुझे वो समझ में आई, तो वो जो समझ में आना है, वो जो एनलाइटमेंट है, वो ही, उसी को आपको समझते जाना होता है और उसको आगे बढ़ना होता है। एक्चुअली उसको साथ लेके आगे बढ़ना होता है और अपने आप को तो ये अगेन आई एम जस्ट रिपीटिंग इट, पर्सपेक्टिव, आपका आइडिया, आपके विचार, आपके एक्सपीरियंसेस, आपको उसको सहेजते जाना होता है और उसको शार्प करते जाना होता है, उसको एक दूसरे व्यक्ति की तरह से देखना होता है। और ऐसे ही आपको खुद को भी देखना होता है, मतलब खुद को भी, यानी खुद के सोशल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, रिलेशनशिप के मामले में भी आपको हर चीज में, फैमिली में, हाउ यू बिहेव इन पब्लिक, हाउ यू बिहेव इन फैमिली, हाउ यू बिहेव इन यूनिवर्सिटी, हाउ यू बिहेव विद एवरीबडी, एंड हाउ डू फील कंफर्टेबल, फिर तुम आप किस चीज में, वो जो ट्रिगर पॉइंट, वो जो एनलाइटमेंट का जो वो मोमेंट आता है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, और फिर आप उसको फिर आप आगे बढ़ाते हो। मतलब तो मैं अगेन ये जो बात दोबारा जो बात कह रही हूँ, आप लोग जब आप फिल्म स्टडी या फिल्म पढ़ रहे हैं, आप लोग फिल्म मेकिंग में और फिल्म बनाएंगे, आप लोग, है ना, आप डायरेक्टर्स बनना चाहेंगे या आगे जाके, वी डोंट नो कि आप कैसे मतलब शायद राइटिंग करते करते डायरेक्टर बन जाओगे, वी डोंट नो, जब तक आप उसमें घुसोगे नहीं, उस प्रोसेस में नहीं घुसोगे, है ना। लेकिन ये जो आपका एंड है, ये जो जर्नी है, उस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे लोग रहेंगे, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप जो है वो लेते जाएंगे और उसी में आपको चुनते जाना होता है। ये मैंने फर्स्ट डे भी कहा था कि एक ह्यूमन एबिलिटी टू चूज इज द वन ऑफ द रेयरेस्ट एबिलिटी जो ह्यूमन के पास ही होती है। तो ये इसको हम लोगों को समझना पड़ेगा एज एन आर्टिस्ट विल हैव टू अंडरस्टैंड इट। और अब जब हम अनामिका हक्सर की बात कर रहे हैं और उनकी फिल्म के बारे में अगर हम जब बात करेंगे, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो व्यक्ति जिसने घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूं जैसी फिल्म को लिखा, सबसे पहले वो कैसे लिखा, उसका प्रोसेस क्या रहा। तो आप उनके इंटरव्यूज देखेंगे अगर, तो वो बताएंगे उस फिल्म के बारे में। इस फिल्म को बनने में 12 साल जो है वो लगे हैं। 6 साल का इसका सिर्फ रिसर्च का जो है वो काम रहा है। अब इस रिसर्च में क्या हुआ, इस रिसर्च में आप जो फिल्म में ड्रीम्स देखते हैं ना, सेकंड हाफ, जो पट्टू जो है कहता है कि मैं जो है वो दिल्ली की सैर कराऊंगा, तो पट्टू कहता है चलो मैं सैर कराता। तो एक तो वो सैर कराता है दिल्ली की, फिर वो कहता है यार इससे भी कुछ बन नहीं रहा, तो चलो उनके सपनों में जाके, यहाँ तो मुझे कोई पकड़ ही नहीं सकता, तो मैं सपनों में लेके जाऊंगा। ठीक है, तो ये जो सपने थे अनामिका हक्सर एंड लोकेश जैन, इन्होंने दिल्ली में बहुत काम किया है थिएटर को लेकर, और इन्होंने एक्चुअल में रूट लेवल पे काम किया, यानी कि बिल्कुल बस्तियों में जो लेबरर्स हैं उनके यहाँ जाके उनके साथ वर्कशॉप्स की हैं, थिएटर की वर्कशॉप, उनकी लाइफ को, और हाउ उनको ही कैसे थिएटर को एज एन थेरेपी, थिएटर एज एन थेरेपी करके ये एक उन्होंने अपना एक मॉड्यूल बनाया था, और उसी को लेके वो बहुत दिल्ली के बहुत सारे जगहों में, इवन पूरे इंडिया में बहुत सारी जगहों पे इन्होंने काम किया अनामिका हक्सर जी ने। तो ये जो उनका जो अगेन मैंने कहा कि एक तो आपको एक और चीज बता देती हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। अनामिका हक्सर PN हक्सर की बेटी हैं। PN हक्सर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के
जो है सलाहकार रहे हैं, जो उनके पॉलिटिकल सलाहकार रहे हैं, तो उनका जो, तो आप देखिए अब पॉलिटिकली कितने स्ट्रॉन्ग, पॉलिटिकली मतलब अंडरस्टैंडिंग के तौर पे, इमरजेंसी जब थी, इमरजेंसी पे कहते हैं कि बहुत पीएन अक्सर जी रहे उसमें पूरे उसमें, और उनका हमेशा वो इंदिरा गांधी जी को भी बोलते थे कि ये इमरजेंसी क्यों लगाई, कैसे लगाई, ये सब भी क्योंकि वो सलाहकार हैं, तो ऑब्वियसली विल से सब। पीएन अक्सर जी के बारे में आप पढ़ेंगे, गूगल करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा। मैं उनका पूरा वो भूल रही हूँ, बट मुझे जहां तक याद है कि अनामिका अक्सर मैम जब अपने बचपन के बारे में बताते हैं तो वो ये बताते हैं कि उनके घर में जो है वो जब बांग्लादेश अलग हो रहा था तो वहां के लोगों को उनकी बहन जो छुपा के उन्होंने रखा, बहुत समय तक रखा। तो आप ये देखिए कि पॉलिटिकली और आइडियोलॉजिकली कितने इन्वॉल्व है हर चीजों में। और वो और बचपन से ये सब लोग जितने भी ऋत्विक घटक और इस तरह के जो फिल्म मेकर्स हैं वो उनके घर आते जाते रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जो मैं जो कहती विचारों को, हम अपने आइडियोलॉजी, अपने विचारों को शार्प करते रहना होता है, अपने आप को एक दूसरे व्यक्ति की तरह से देखना होता है। तो ये कितना स्ट्रांग रहा उसमें, और यही स्ट्रांग कमिटमेंट ने ये फिल्म बनाई है बेसिकली। वो रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, आपने कहा रिलीज हो गई, वो रिलीज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि उनका एक तो ये है कि बिल्कुल ही जो सड़क पे रहने वाले लोग हैं वो ये फिल्म देखे, और ऑब्वियसली इस तरह की फिल्में कोई भी जो भी कैपिटलिस्ट अप्रोच वाला, या जो आजकल क्या वो कॉर्पोरेट की समझ वाला जो भी व्यक्ति है वो पैसा नहीं लगाएगा, क्योंकि इसमें प्रॉफिट नहीं है, अकॉर्डिंग टू देम इसमें प्रॉफिट नहीं है, और ये तो उसी के खिलाफ है फिल्म देखा जाए तो। सो अगेन मैं दोबारा कम वापस आती हूँ फिल्म को लेकर। हम लोग फिल्म कैसे बनी, 12 साल में ये फिल्म बनी, उसका 6 साल का उसका रिसर्च वर्क है, जिसमें कि इन्होंने जो काम किया लोकेश जी ने और स्पेशली अनामिका मैम ने, लोगों के बीच में जो लेबरर्स रहे, लेबरर्स की पत्नियां रही, और जो सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, जमघट करके एक संस्था है, फिर एक लाडली करके एक संस्था है, एनजीओज हैं। तो उन्होंने जब एनजीओज के साथ काम किया, और जो एनजीओ में जो लोग थे, जो कॉमन पीपल ऑफ जो स्ट्रीट्स पे रहते थे, उन लोगों के साथ में काम किया उन्होंने, तो वो आपको वो रिफ्लेक्ट होती है वो चीज। ये हो सकता, देखो पूरी दुनिया में हो सकता है। मैं एक आपने इनके बारे में सुना है, ओम दर बदर के डायरेक्टर हैं कमल स्वरूप। कमल यस सर, यस स्वरूप मैम। जी का एक इंटरव्यू है, और उसमें वो बहुत ही, आई थिंक इरफान साहब के साथ गुफ्तगू में ही ये बात उन्होंने कही है, ये बात कि क्या होता है जो कलाकार होते हैं ना, वो उनको ऐसा लगता है, वो खुद अपने बारे में एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहते हैं कि क्या होता है कि मैं ना पहचान लेता हूँ कि अगर मैं एक कमरे में 10 लोग हैं तो मुझे समझ में आ जाता है कि 10 में से वो एक व्यक्ति जो है वो मेरी जात का है। अब ये कहने का मतलब क्या है उनका कि एक कलाकार जो है उसका जो टाइप है, यानी उसका जो क्या बोलेंगे उसको, आर्किटाइप एक करके एक शब्द है, वो आपको समझ में आ जाता है कि वो भी उसी प्रवृत्ति का, उसी तरह की समझ रखने वाला, उसी तरह के एक्सपीरियंसेस से जूझता हुआ यहाँ तक पहुंचा, और वो इस तरह के लोगों में काम करना चाहता है, इस तरह का काम करना चाहता है, इस आइडियोलॉजी का काम करना चाहता है, इस आइडिया पे काम करना चाहता है। तो जब आपको ये इंडिकेट हो जाता है तो आप पहचान लेते हो भरे कमरे में भी कि वो बंदा है जो मेरी जात का है, मतलब मेरी तरह की सोच रखने वाला, मेरी कम्युनिटी का है। तो ये इतना इंटरेस्टिंग बात मुझे अभी भी, मैं जब भी इसके बारे में सोचती हूँ, और मुझे लगता है रियली व्हाट, क्या होता क्या है कि आपको समझ। तो यही जो तुमने कहा ना, बाल्जैक और एक और आपने बताया, एक और उन्होंने इस पीजी तरह का, वुडहाउस मैम। हाँ। तो ये अगेन कि उस तरह की समझ रखने वाले, जैसे अनामिका अक्सर जी की फिल्म में है, या उन्हीं की तरह समझ रखने वाले लोग हैं, कलाकार हैं, है ना। तो ये चीज ये आपको समझना पड़ेगा कि कैसे
एक एक और चीज जो मुझे लगती है, इससे और जोड़ती हुई मैं एक चीज कहूंगी कि कई चीजें, जैसे मैंने कल कहा था शायद, कई चीजें यूनिवर्सल होती हैं, है ना। तो यूनिवर्सली एक्सप्रेस करने के तरीके भी, मतलब यू कैन आइडेंटिफाई कि हम अगर बॉक्सेस तैयार करेंगे और उसमें कहेंगे कि रियलिस्टिक फिल्मों में ये फिल्म डाल देते हैं। अच्छा, आपने ये फिल्म देखी क्या, द फादर? कल कह रही हूँ, 2021 में आई गेस रिलीज हुई मैम है। द फादर ना मैम, वो ओलिविया कोलमैन और एंथनी हॉपकिंस की। हाँ, एंथनी हाँ हाँ हॉपकिंस की। मैम, इस तरह बढ़िया की फिल्म है मैम, फिल्म अच्छी है। वो ऑस्कर भी मिला बहुत था मैम अच्छी, एंथनी हॉपकिंस को। ऑस्कर जीता बहुत था मैम। अच्छी। हाँ ऑस्कर बेस्ट एक्टर के लिए ऑस्कर जीता था एंथोनी हॉपकिंस ने। हाँ, अरे व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस ही डिड, आई यस मीन, मैम, यस मैम। उफ। ये थिएटर मतलब परफॉर्मेंस है। हाँ, मैं परसों आई गेस मैंने देखी, और फिर मैंने दोबारा देखी एक बार, और मुझे और देखना है ये, क्योंकि वो जो करते हैं, आई मीन, एज एन एक्टर आपको समझना पड़ेगा उनका जो क्राफ्ट है, उनका जो किस तरह से करते हैं, वट एवर। ये एक प्ले है, प्ले के ऊपर मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में, मतलब मैंने इसको कुछ गूगल मैम वगैरह कुछ। डायरेक्टर उसका प्ले ऑथर भी है मैम, उसने अपना खुद का प्ले अडेप्ट करके फिल्म हाँ, बनाई तो है ये मैम। प्ले रहा है, ये हाँ प्ले हाँ रहा है, मैम, इंडिया में भी डायरेक्टर खेला गया ऑथर ही है। था उसका, प्ले राइट का, प्ले का। अरे यहाँ पे भी, हमारे यहाँ खेला गया है, एनएसडी में भी इसका। ये हमारे आलोक चटर्जी करके हमारे एक सीनियर एक्टर हैं, उन्होंने वो किया है। तो ये किया हुआ है, ये प्ले है और उसका फिल्म है ये, बेसिकली उससे इन्फ्लुएंस। ऐसे ही बहुत सारी फिल्में हैं, द सेल्समैन करके एक फिल्म है। फिर अगर हम तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप बॉक्सेस क्रिएट करते हो ना, आप उस बॉक्स में रख सकते हो कि ये फिल्म इस बॉक्स में जाएगी, ये फिल्म इस बॉक्स में जाएगी, ये फिल्म इस। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अगेन हर एक व्यक्ति के इन्फ्लुएंसेस, उसको जो चीज ट्रिगर करती है वो एक जैसे हो सकते हैं। यूनिवर्सली कोई चीज, हम जब कोई इमोशनली किसी चीज से अटैच होते हैं और वैचारिक तौर पे अटैच होते हैं, तो हम उसको वी कैन पुट इन बॉक्सेस कि अच्छा ये आपने एक शब्द कम्युनिस्ट, आपने शब्द यूज किया था ना, फॉर बाल्जैक नहीं आई मैम, गेस। मैंने बस मैनिफेस्टो बोला था मैम, वो हाँ बस फिल्म हाँ का रेफरेंस लेकर मैम, कार्ल मार्क्स का। हाँ हाँ। तो ये अब जो कार्ल मार्क्स है वो यूनिवर्सल है, ही इज नॉट, ये नहीं कहेंगे कि हम उन्होंने अपनी जगह पे लिख दिया इसके बारे में, कैपिटलिज्म के बारे में लिख दिया, और बहुत सारी चीजों के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है इससे कम्युनिस्ट पार्टी की जो है वो। लेकिन आप ये देखिए कि बहुत सारी चीजें मिलती जुलती हैं, बहुत सारी तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट थॉरोली, है ना। और अगेन ये आइडिया, पॉलिटिकल रुझान, पॉलिटिकल आइडियाज ही है कम्युनिज्म में। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ओके, मैं दोबारा वापस आती हूँ, घोड़े को जलेबी खिलाने ले अच्छा जा रहे मैम, हो मैं। मैम मुझे बस तो मैम ये, नहीं, लेट मी कंप्लीट। आपके क्वेश्चन बाद में आने चाहिए, मुझे लगता है पहले नहीं आने चाहिए, क्योंकि आप मुझे नहीं बोलने दोगे तो बहुत सारी चीजें मैं शायद बोलते बोलते आपको पता चल जाए। करेक्ट। तो आप मुझे तो बोलने ही नहीं दे रहे हो आज। हाँ, रोहित, मुझे बोलने दो, हो सकता है कि तुम्हें खुद जो है वो सब चीजें जो है वो आ जाए, आंसर्स खुद मिल जाएं। तो ओके, सो 6 साल मैंने कहा कि रिसर्च वर्क, तो ये जो ड्रीम्स है ना, ये इन्होंने जो वर्कशॉप्स करी वहां पे दिल्ली के बहुत अलग अलग जगहों पे, अलग अलग लोगों के बीच में, अलग अलग गांवों में, मजदूरों की जहाँ बस्तियां थी उसके आसपास की बस्तियों में भी, और जो फार्मर्स थे वहां पे भी। और आपने देखा होगा फिल्म में तेलीवाड़ा, खारी बावली, और ये जगह है जहाँ पे मजदूर लोग जो है वो रहते हैं। तो उन जगह पे जाके और उन वहां पे जो काम करने वाली एनजीओ है उनके साथ इन्होंने काम किया है, ठीक है। तो जब काम करते करते आपको ये होता है कि सिर्फ बहुत सारे वही एक्सपीरियंसेस होते हैं और आपको लगता है कि दिस इज नॉट इनफ, आई हैव टू एक्सटेंड इट। और क्योंकि फिल्म मेकिंग एक तरीके से, यानी फिल्म बनाना और फिल्म बन के रिलीज हो जाना और बहुत सारे लोगों को देखना, ये एक तरह से यूनिवर्सली आपको एक्सप्रेस अगर करना है, तो कहते हैं ना कि ये तो सालों तक रहता है, मतलब ये सालों तक क्या, ये तो रह गया, ये तो इमॉर्टल जो है हो गया है ना। एक बार फिल्म में आ गई, सेल्यूलॉइड
पे आ गया या फिर अब तो डिजिटली कोई चीज आ गई तो वो रह गया है, वो अब वो बार बार वो कभी भी, तो एक तरीके से यही चीज उनको ट्रिगर करी होगी, उन्होंने ये फिल्म बनाई। ठीक है, तो आप अगर उनके नाटकों को देखोगे ना, अनामिका हक्सर जी के पुराने जितने भी नाटक हैं, तो आपको समझ में आएगा, ओ तो ये फिल्म एक तरीके से उनके जो थिएटर एक्सपीरियंस और लो सोसाइटी को देखने का जो है उसका एक तरीके का ये एक क्या बोलेंगे, उसका एक कवर पेज हो गया अगर आप देखेंगे तो, और उनके नाटकों का कवर पेज हो गया एक तरीके से। तो अगर मैं फिल्म देखती हूँ ना तो मुझे उनके बहुत सारे नाटक याद आते हैं। एक नाटक तो हमने ही किया था, उचक्का करके। उचक्का एक नाटक हुआ था, लक्ष्मण गायकवाड़ हैं एक, जो कि एक ऐसी कम्युनिटी, महाराष्ट्र की कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जो चोरों की कम्युनिटी है, उससे जो है वो लेखक हैं और उससे ही बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, तो उसके ऊपर हमने नाटक किया था। हमारे 2008 की बात बता रही हूँ मैं, उचक्का। ये बहुत फेमस नाटक जो है वो पूरे दिल्ली में वो एनएसडी में खेला गया, और उसके बाद महाराष्ट्र में उसके शोज हुए थे बहुत सारी जगहों पे। तो मैं जो आपको बता रही हूँ, ये जो चोरों वाला है ना, चोरों वाला सीन आपको पूरा का पूरा, ये हम लोग करते थे नाटक में, हमने किया है ये इसी का एक तरीके से सिनेमैटिक एक्सप्रेशन है। हमने जो नाटक में किया, हम जो जेस्चर्स, पोस्चर्स और जो सीन जो है वो स्टेज पे होता था, यहाँ पे कैमरे के आगे हो रहा है। सो यही उन्होंने, वो अगेन क्या होता है, चीजें चूज करके सिलेक्ट करके वही तो आप दिखाते हो ना। मैंने रियलिज्म में भी यही होता है। ओके, कट टू, मैं दोबारा वापस आती हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे नाटकों की आपको छवि जो है इस फिल्म में दिखाई देगी। उन्होंने जिस तरीके से एनिमेशन का प्रयोग किया है, उन्होंने जिस तरह से फिल्म में फोक स्टोरीज जब भी आती हैं, आप देखोगे तो जो फोक आर्टिस्ट और फोक आर्ट है ना, उनकी जो वो सब इसमें दिखाई देता है आपको। और ये तब आता है, ज्यादातर ये तब आता है जब ड्रीम्स की आप बात करते हो। जब तो ड्रीम्स की जब आप बात करते हो तो ये फोक आर्ट का इस्तेमाल क्यों करें, यानी कि वो जो अल्पनाएं जो बनाई जाती है, या वॉल पेंटिंग जो होती है, मधुबनी पेंटिंग भी उसमें जो है, उसमें लास्ट में लिखा भी हुआ है, फिल्म के लास्ट में आई गेस, जो जिससे भी इन्फ्लुएंस्ड है वो, है ना, जिस भी हमारे इंडिया के जितने भी कुछ फोक स्टोरीज भी, वो जो एक सीन है अगर आपको याद हो। चलिए अब क्या करते हैं, मैं लेट मी शेयर, मैंने कल फिल्म देखी जो आपने भेजी थी अनिकेत, और मैंने उसकी कुछ स्क्रीनशॉट ले लिए ताकि मैं आपको वहां से शुरू कर पाऊं मतलब बातचीत। ठीक है, ओके तो मैम, ओके। मैं शेयर करती हूँ मेरा स्क्रीन। ओके, सो just a moment. Let me. ये मेरा ब्लॉग है, आप लोग इस ब्लॉग sneha_nsd1blogspot.com, तो आप इसमें जो मेरे आर्टिकल्स वगैरह जो मैंने लिखा है, जो रिसर्च वर्क किया है, वो सब है इसमें, तो यू कैन सी दैट आल्सो। ओके मैम। तो ये मेरे कुछ काम हैं, मुझे ढूंढना पड़ेगा इसमें, बट मैं पिक्चर्स जो मैंने क्लिक की थी ना, मैं वहां पर आती हूँ, रुकिए, वो यहाँ नहीं है आई गेस। आप लोग तो सब मेरे पैटर्न वैटर्न सब देख लिया ना। ओके, सो yes, these are some of the images of the film.
घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहे हो, ठीक है। ये है, ये सीन याद है आपको? शुरुआत का यस ये, मैम, यस मैम। ये तो शुरुआत में ही था ना। इस शुरुआत का मैंने एक्चुअली ये रेफरेंस क्यों निकाल लिए कि ये कॉस्ट्यूम को लेके ना, क्योंकि मैम बहुत स्पेसिफिक थी ये क्या पहनेंगे। जो मेन कास्ट थी वो तो 4 थी, ये 4 लोग हैं जो मेन है, तो शुरुआत बिल्कुल, यहीं बिल्कुल। से हुई थी। लेकिन जुड़ते 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 जो जो जैसे मैं बताती हूँ आपको, ये तक कॉस्ट्यूम जो है वो मैंने किया है, मतलब जो कि हम हो सकता था कि ये हम जो भी मतलब मैं आपको कमर्शियली बता रही हूँ। कमर्शियली क्या होता है, ये जो भी करेक्टर कर रहे हैं ना, उनको कास्ट किया जाता है या फिर जूनियर्स होते, और जूनियर कोऑर्डिनेटर उनको लेकर आता, वो चूज होता, उनको डायलॉग दिए जाते और वो तुरंत वो करते और वो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये लोग एक्चुअली उस जगह पे रहने वाले लोग हैं, और मैम अनामिका मैम ने इन लोगों के साथ काम किया है, ठीक है। तो ये पहले से ये जितने भी आपको लोग दिखाई दिए ना, आपको लग भी रहा होगा ये डायलॉग कैसे बोल रहे हैं, शायद कभी आपको ऐसा लगा होगा क्यों। लेकिन इन लोगों के साथ बाकायदा वर्कशॉप हुआ है। हाँ, तो हर सीन में जितने लोग आपको दिखाई दिए वो या तो थिएटर से बिलोंग करते हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, या फिर जो है जिन्होंने मैम के साथ कभी ना कभी काम किया हुआ है, या फिर ये जैसे ये लाडली करके एक लाडली है या बेटी बेटी करके एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, ये इंदु जी है इनका नाम। और तो इनके कलाकार हैं बहुत सारे, ठीक है। सरिता शाही करके एक हैं जो कि एक सीन में भी हैं वो। तो ये सब जितने लोग हैं ना, ये देखो, ये डायलॉग ये एक्चुअल में वहां पे खारी बावली में ये रहती हैं ये, और ये इनको कॉस्ट्यूम पहनाया गया था ये, हाँ। तो ये वहां पे और इनको ट्रेन किया था कि ये डायलॉग है आपका, ये बोल के दिखाइए, बताइए। तो 10-10 बार 12-12 बार जो है बुला के उनको, और फिर कि पहले ही हो चुका था, ये सब पहले हो चुका था, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ के तो ड्रीम्स इन्हीं लोगों के ड्रीम्स हैं, पर कई कई जगह पे ड्रीम्स पहले से इन्होंने इनके पास थे लोगों के, और इन्होंने ये किया कि इसको चलो ये बोल के ये वाला डायलॉग बोल के दिखाना। बट ये आप देखिए, जैसे ये घटना एक्चुअल में, ये घटना जिसमें एक लड़की के साथ एक जो जहाँ पे वो काम करती थी उसने उसके साथ रेप किया या वो प्रेग्नेंट हो गई, और वो ये एक्चुअल घटनाएं हैं। वो बस उन्होंने क्या किया है, उसको एक फिल्म में डाल दिया है, मतलब उसको एक स्क्रीन प्ले में डाल दिया है, और उसको इसीलिए आपको ना कोई भाषा, एक आप ये नहीं कह सकते कि इस तरह की फिल्म है, इसमें सब कुछ है इसमें, क्योंकि इसमें अगेन ये बार बार ये चीज हर बार अपने तरीके से ये जो खाई है गरीबी और अमीरी के बीच की, उसको प्रेजेंट करने की कोशिश है एक तरीके से, और थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू देयर वॉइस, थ्रू लेबरर्स वॉइस, थ्रू उनकी सच्ची आवाजें हैं, जो उसी को कैसे बार बार कैसे दिखाएं, वो सब इसमें आता है। ओके, सो दोबारा से हम लोग शुरू करते हैं। ये सब ये देखिए, ये भी इस जब वॉक हो रही होती है, एक हेरिटेज वॉक, तो ये एक चाय वाली होती है, वो जा रही होती है, तो उससे पूछते हैं बता भाई अपनी कहानी बता, तो ये बताती है कि मेरे उसमें जो है वो मेरा बेटा जो है वो गांव में जो है वो वेल में जाके गिर के डूब जाता है। हाँ, डूब जाता है। तो ये कहती है फॉरेनर, नो आई डोंट वांट टू हियर दीज स्टोरीज। तो एक तरीके से बार बार डायरेक्टर अनामिका हक्सर जी ये कह रही हैं कि सुनो, ये है स्टोरीज, ये है दिल्ली, दिल्ली ये है, दिल्ली ये नहीं है जो आप प्रदर्शित करते हो, यू नो, जो 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 ऊपर से दिखता है वो नहीं है, इसके आपको गहराई में जाना पड़ेगा ना। पूरी फिल्म जो शुरू होती है, अगर आपको याद है, तो एक गटर है, पानी जो है वो बह रहा है ना, और वो आप देखते हो गंदा नाला एक बह रहा है, और नाले के आपको पीछे आवाजें सुनाई देती हैं, 2 औरतें आपस में लड़ रही हैं, और लड़ते लड़ते वो
एक दूसरे को बोलते हैं रंडी, अरे तू गालियां देती है एक दूसरे को प्रॉपर। तो अब ये छोटा सा सीन अगर हम ले लें तो दिस इज देयर लाइफ, स्ट्रीट लाइफ, दिस इज स्ट्रीट लाइफ। ये गालियां क्यों देती हैं, क्या है उसके पीछे का जो, अगेन as an filmmaker, she is trying to कि कैसे देखा जाए, इस तरीके से देखिए इनकी लाइफ को, इस तरीके से देखिए, बार बार वो ये जो है वो दिखाने की हर एक उसमें कोशिश करती है ना। सो तो ओके, अगेन विल कॉस्ट्यूम कैसे हुआ इसका, वहां से शुरू करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि ये आइडिया, इसी आइडिया से ये लिखी गई, वही एक्सपीरियंसेस में आए और उन्हीं को उन्होंने बूंद दिया, है ना, वीव कर दिया स्टोरी को उस तरीके से। और फिल्म की जो एंडिंग है, फिल्म तीन कई बार लिखी गई जैसे, लेकिन जब हमने काम शुरू किया 2016 में, तो जो स्क्रिप्ट थी और अब जो फिल्म दिखाई देती है उसमें बहुत सारी चीजें नहीं रही। तो आप ये देखोगे कि बहुत सारे इंटरव्यूज को उनको एडिट करना पड़ा, क्योंकि बहुत लंबी फिल्म बन रही थी और इतनी लंबी फिल्म कोई खरीदेगा नहीं, कोई देखेगा नहीं टाइप, इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। और अल्टीमेटली अभी जो फिल्म है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे दृश्य हैं, बहुत सारे दृश्य जो हमने शूट किए थे वो नहीं है, ठीक है। तो अभी उस समय पे 2016 में अब मैं जो भी बात कहूंगी एज एन कॉस्ट्यूम डिजाइनर, जो मेरा प्रोसेस रहा उस फिल्म को लेकर, उसके ऊपर जो है वो बातचीत करूंगी। 2016 में जब मैम ने कहा कि स्नेहा आई एम मेकिंग अ फिल्म, विल यू डू कॉस्ट्यूम, मैंने कहा यस मैम, क्यों नहीं। तो हमने कहा आओ पहले आ जाइए बात करते हैं। तो मैं गई उनके पास, उन्होंने बताया, ऐसे ही बताया सिर्फ कि 4 कैरेक्टर हैं, उनके कॉस्ट्यूम करने हैं और फिल्म जो है हम ये शुरू करने वाले हैं अभी, और अभी जो है वो 3 महीने बाद, आई गेस 3 महीने बाद हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो तुम एक बार स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ लो, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो अब अगर एज एन डिजाइनर प्रोफेशनली अगर आप मुझसे 4 ही तो कैरेक्टर हैं, 4 कैरेक्टर करने में क्या है, चलो कर देते हैं। नंबर ऑफ चेंजेस, कोई नंबर ऑफ चेंजेस नहीं है उनके, वो एक ही कपड़ा जो है, एक या फिर एक जो पत्रू है उसके जैसे 4 कॉस्ट्यूम्स थे। जो लाल बिहारी है, लाली, उसके जो है वो 1 2 कॉस्ट्यूम थे। और जो अपने छदम्मी है, छदम्मी के 3 कुर्ते पजामा, 4 कुर्ता पजामा था। तो एक तरीके से काम तो उस तरीके से बहुत ही कम, लेकिन जब आप बैकड्रॉप की बात करते हो, आप कहते हो कि पीछे कितने लोग होंगे, तो अरे भैया वहां तो फिल्म में लिखा है, फिल्म के एंड में आता है कि 400 लोग थे फिल्म में, और अगर किसी का नाम छूट गया हो तो माफी चाहेंगे। तो 400 लोग नहीं थे, बहुत सारे लोग थे जो कि जिनका हमें पता ही नहीं, जो जिनको हमने कॉस्ट्यूम दिया उन्होंने पहना और वो लेके चले गए ऐसे भी हुए। और ये कि क्योंकि ये फिल्म बड़ी फिल्म नहीं है, यानी कि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप ये किया मैंने कि 100 शर्टें खरीद ली, 100 पैंटें खरीद ली और वही मैं देती रही, नहीं। हर एक करेक्टर, हर एक जो व्यक्ति था उसका बाकायदा कॉस्ट्यूम किया गया था कि ये अगर हैदराबाद वाली अम्मा है तो इसको क्या देंगे हम लोग। तो उसका हम लोगों ने पूरा उसका जो है मैंने काम किया था। मैं उसकी एक आपको एक पीपीटी में आपको दिखाने वाली हूँ। मैम वो शिव जी के भी कॉस्ट्यूम, मतलब वो मेकअप आपने ही किया था, वो कॉस्ट्यूम जो था वो जो साइड में गुजरता है? मेकअप मैं थोड़ा करती हूँ दोस्त। मतलब मैम कॉस्ट्यूम, चलो मैम उन्होंने कॉस्ट्यूम तो पहना था ना, वो ये जब वो डमरू कॉस्ट्यूम रेंट पहनते पे और वो लेकर जो आए थे, कपड़ा था, शॉल था। ये कॉस्ट्यूम रेंट पे लेके आए थे। मैं आपको वही टेक्निक्स थोड़ी सी मैं शेयर करना चाहती हूँ कि कुछ चीजें हम बनाते हैं, कुछ चीजें रेंट पे लेके आते हैं, कुछ चीजें जो है वो क्योंकि बनी बनाई है ना और रेंट पे वो मिलती है। तो दिल्ली में रेंट वाला है एक, जो कि अब शिवजी का कॉस्ट्यूम है। ये तो बहुत ही कॉमन है कि जो ये जागरण वगैरह होता है या इस तरह की जो रिलीजियस इवेंट्स होते हैं उसमें बनते हैं ना लोग। तो
मैं I don't know why I'm not finding. Just a moment, please be with me. कल मैंने I think this is PPT. वो ओपन नहीं हुई, मुझे लगता है मेल मुझे जाना पड़ेगा दोबारा से, क्योंकि वो सेव नहीं हुई है डाउनलोड्स में। एक पीपीटी है जो कि घोड़े को की बनी है, तो वो मैंने कल डाउनलोड किया था, ये क्यों नहीं आया, मेरे को दोबारा जाना पड़ेगा, सॉरी। हाँ, लेट इट बी, अभी आप इसको जाने दीजिए। हम जब ब्रेक करेंगे ना, उस दौरान मैं ले लूंगी, तब तक हम जो ये वाली इमेजेस हैं इससे जाते हैं। ओके, सो पटरू का जब कॉस्ट्यूम हो रहा था, तो 4 कैरेक्टर हैं, तो 4 कैरेक्टर उनका, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है, जब अभी जब मैं अब 2021-22 की बात करूं, तो अब क्या प्रोसेस है वो यही है, आप मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, स्क्रिप्ट देने के बाद मैं पढ़ूंगी, पढ़ने के बाद मुझे जो रेफरेंसेस लगे, मुझे लगता है कि ये व्यक्ति इस तरह से, उसका ये बैकग्राउंड है, मैं उसकी ऑटोबायोग्राफी बनाऊंगी, और फिर मुझे लगता है कि फिल्म पढ़ने के बाद जो जिस जगह पे आता है वो ये कपड़े पहन सकता है, प्लॉजिबली, लॉजिकली, रैशनली, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं उसके कॉस्ट्यूम्स जो है उसके रेफरेंसेस निकालूंगी, रेफरेंसेस निकालने के बाद उसका एक पीपीटी तैयार होगा, पीपीटी बनने के बाद जो है वो उसके ऊपर बातचीत होगी डायरेक्टर से, और फिर उसके बाद वो करेक्टर लॉक होगा, यानी कि वो हेड टू टो ये पहनेगा इस सीन में, है ना। और जब सीन बदलेगा, सीन अगर कंटिन्यूटी में जाएगा तो यही रहेगा। अब ये सीन अगर कंटिन्यूटी में है और ये सीन जो है वो मान लो फिल्म में, जब फिल्म शूट हो रहा है या वेब सीरीज शूट हो रही है, तो ये फिल्म का जो है वो 40वां हिस्सा है ये कॉस्ट्यूम, यानी कि ये जब फिल्म शूट हो रही है तो एक ही कॉस्ट्यूम वो कई बार पहनेगा, तो फिर उसके डुप्लीकेट्स बनते हैं। तो एक कॉस्ट्यूम अगर बना, ये अगर कॉस्ट्यूम बना, तो ये, और ये फिल्म के, मैंने कहा ना कि 40% में दिखाई दे रहा है इसी कॉस्ट्यूम में, तो इसके डुप्लीकेट्स बनेंगे, इसके 1 2 3 4, एक जैसे 4 कपड़े जो है वो बनेंगे या 5 कपड़े बनेंगे, ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। तो ये जो आप कॉस्ट्यूम देख रहे हैं पटरू का, जो स्पेसिफिकली बनाया गया था जब वो टूर पे लेके जाता है, तो ये 4 कॉस्ट्यूम सेम जो है इस तरह के बने थे, 4 शर्ट्स और 2 जो है जीन्स, क्योंकि हमारा पैसा तो था ही नहीं, ये पैसे ये फिल्म कैसे बना रही थी, लोगों से इकट्ठा करके, कुछ उनके पास था पैसा, कुछ उन्होंने लोगों से कुछ पैसा उधार लिया, उधार कह सकते हो, या कि चैरिटी की तरह से लिया, और फिर इस फिल्म को क्राउड फंडिंग के लिए भी ये फिल्म को अप्लाई किया, तो उन्होंने उससे भी शायद कुछ पैसा आया होगा, आई डोंट नो, बट उन्होंने हमें जो पे किया, और जो ये फिल्म का जो पूरा कॉस्ट था, क्रू मेंबर कॉस्ट, और जो ये कॉस्ट्यूम्स और जो टेक्निकल जो चीजें, जो बर्तन भांडे, ये सब जब आर्ट का जो है वो सब जो है हम लोगों ने उसी सीमित पैसे में जो है वो किया है। ओके, सो ये जो है कॉस्ट्यूम, ये इसके मैंने कहा 4 जो है वो सेट, 4 शर्ट्स और 2 पैंट जो है वो बनी थी। शूज जो थे, शूज ये बहुत ही ये शूज हमने स्पेशली बनवाए थे, क्योंकि जैसे करेक्टर जो था पटरू जो है वो चोर है, तो वो चोरी करता है, तो हमने अब वही मेरे पास ना फोटोज नहीं है, क्योंकि उस समय पे डॉक्यूमेंटेशन का इतना समझ नहीं था कि हर चीज डॉक्यूमेंट करनी चाहिए, तो वो शूज का मेरे पास फोटो नहीं है, लेकिन हमने नीचे जो सोल है ना, सोल में जगह बनाई थी कि ये क्या करता होगा, यहाँ से हाथ से जो है वो चोरी करके अपने शर्ट के अंदर से
और इवन मुझे अभी याद आया है कि हमने पैंट के बीच में भी जगह बनाई थी एक पाइप की तरीके से, कि वो वहां से अगर सोने की चेन है वहां डाली, और उसने जो है वो पटरू ने उसके अंदर वो चेन जो है वो उस, जैसे मान लो एक पॉकेट है, पॉकेट के अंदर जेब उसमें डाल दी, और वो पॉकेट बिल्कुल नीचे तक जाती है और वो शूज तक पहुंचती है, और शूज वो नीचे से पैर के धक्के से खोलता है सोल को, और उसके अंदर वो चेन डाल देता है, बंद कर देता है, और वो चल पड़ता है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमने किया था, इसको हमने प्रैक्टिस किया था, जूता उसी तरीके से बना था। तो कितना मेरे को अब मुझे लग रहा है कि हमने कितना इस पे, ये हुआ नहीं था। अगेन वही कि फिल्मों में बहुत सारी चीजें आप करते हो लेकिन सब चीजें होती नहीं है या हो नहीं पाती हैं। ये जो पैंट है आपको, ये जीन्स जो है वो अगेन आप जब कपड़ा खरीदते हो या कुछ ये जीन्स मैंने बनवाई थी कपड़ा लेके, और इस पे जो एम्ब्रॉयडरी है, ये इस पे हर चीज मैंने कहा ना हाथ से काम किया हुआ है। मेरे को अगर ये जीन्स का क्लोज मिलता है तो मैं आपको बताती हूँ। ये भी इतना क्लियर नहीं है, Just a moment. हाँ, ये देखिए, इस पे मंकी वॉश किया था, तो कैसे ट्रीट किया इसको हमने, पटरू। तो अब देखिए, करेक्ट आपको सबसे पहले क्या समझना होता है, पटरू एज एन करेक्टर, चोर है, ऑक्यूपेशन क्या है उसका, वो किस तरह के उसकी कंडीशंस क्या है, इकोनॉमिकल कंडीशंस क्या है, वो कितने अफोर्ड कर सकता है कपड़े, वो कितने पहनता होगा। तो फिल्म में आता कई बार है पर वो एक ही पहनेगा ना, कितने चेंज उसके जो है वो होंगे। प्लॉजिबली हम लोग मतलब जो बिल्कुल, हम अब ये जो बिलोंग करता है लोअर मिडिल क्लास से, तो उसमें ये इसके पास शायद वो ये 3-4 कपड़े होंगे, वो अलग अलग ओकेजन के लिए होंगे, डेली तो शायद 2 कपड़े उसके पास होंगे। तो ये एम्ब्रॉयडरी जो है बिल्कुल ये बनवाई थी। तो इसमें देखो क्या किया था, जीन्स पहले उनकी साइज के अकॉर्डिंगली कपड़ा लिया, उनके साइज के अकॉर्डिंगली ये जीन्स जो है वो बनेगी, इस पे एम्ब्रॉयडरी हुआ, इस पे आपको एक पॉकेट भी दिखाई देगी, लाल रंग की पॉकेट। तो ये सब प्लान्ड है हमने, अकॉर्डिंग टू द करेक्टर क्या क्या हो सकता है वो, ये सब प्लान्ड है। मंकी वॉश किया था इसको, आप जीन्स को देखेंगे तो ये फेडेड है बीच में सेंटर से, तो ये और फिर हम लोग रेग मार्क से, तो वेदरिंग, एजिंग, हर एक कपड़े की, अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बात बता रही हूँ कि हर एक कपड़े की एक एज होती है। अभी आप सब लोग जहां जहां आपने अपनी जगह बैठे हैं, आपने जो जो कपड़ा पहना है वो पहली बार नहीं पहना है, एक तो अभी है ना, वो कई बार पहना है, अब वो कितनी बार पहना है, 2 बार पहना है, 3 बार पहना है, 4 बार पहना है। तो वो 4 बार पहना होगा तो 4 बार धुलाई होगी, 4 बार धुलाई होगी तो 4 बार उसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है वो गिरा होगा, वो गले के ऊपर मैल आया होगा आपके। अगर शर्ट की मैं बात करूं तो जो आर्मपिट्स हैं, आर्मपिट से पसीना बहा होगा, वो आपके जो शर्ट है, शर्ट के कॉर्नर्स में, दोनों आर्मपिट्स के कॉर्नर्स पे उसका एक कलर आया होगा, और धुलने के बाद भी वो कलर कुछ कुछ रह जाता है ना। तो आप कैसे एक कपड़े की एज आप देखिए कैसे बदलती है, जैसे हम लोगों की एज बदलती है ना, तो कपड़े की एज बदलती है। तो जब आप स्पेसिफिकली ये डिजाइन कर रहे होते हो, ये मैं रियलिस्टिकली आपको बता रही हूँ, ठीक है, जब आप रियलिस्टिकली किसी कॉस्ट्यूम को डिजाइन करते हो, रियलिस्टिकली जब आप बात कर रहे हो, यानी कि उसमें लॉजिकली, रैशनली क्या क्या चीज होती है उस कपड़े में होंगी, वो आप सारा चीज ध्यान करके जो है वो करते हो, आगे बढ़ते हो। तो एक तो एजिंग करते हो आप किसी कपड़े की, तो हम लोग उसको, मान लीजिए फिल्म में वो पर्टिकुलर उसमें ये कपड़ा मुझे ऐसा लगता है कि 12 बार पहन चुका है, तो वो क्या क्या इसके ऊपर हुआ होगा, कि कहीं से कट गया होगा क्या किसी उसमें, या कभी उसने रफू करने की कोशिश करी होगी, मतलब कुछ कहीं से फटा होगा तो उसको सिलने की कोशिश की, कैसे करी होगी, वो सिलाई मशीन से करी होगी, वो हाथ से की होगी, या वो उसकी माँ ने, करेक्टर की माँ ने किया है, या उसने खुद किया है।
ऐसी बहुत सारी लॉजिकल चीजें होती हैं जो उसके उस समय पे वर्क करती हैं, और वही सब चीजें आपको कपड़े में दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं, वही लेयर्स जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती है, और आपको वो कपड़ा एक्चुअल में ऐसा लगता है कि ओ मतलब इसका ये रियल एज है, मतलब ये ऐसे ही दिखता होगा। जब आपके तो ऐसे ही दिखता होगा, यानी कि वो हमने जब उसके ऊपर जो भी काम किया वो सक्सेसफुल हुआ। कि कोई चरित्र अगर हमें जो लिखा गया है, जो राइटर जिसने जो विजुअलाइज किया और फिर डायरेक्टर ने विजुअलाइज किया, और जब वो एक एक्टर ने पहन लिया तो आपको लगा यार करेक्टर यही है मेरा, यू नो। सो ये जो पूरी यात्रा है, ये जो पूरी उसमें कैसे डिजाइनर का एक प्रोसेस होता है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। जैसे एजिंग होती है वैसे वेदरिंग भी होती है। वेदरिंग का मतलब वही सीजन, किसी कपड़े पे सीजन का भी फर्क पड़ता है, और वो सीजन के फर्क पड़ने से वो बदलता है, उसका रंग बदलता है, उसका टेक्सचर बदलता है, उसका प्रिंट बदलता है ना, उसके कलर फेड हो जाते हैं, है ना। तो ये जो आप देखिए कितना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन वाला चीज है, बट ये एक डिजाइनर को करना होता है और करना चाहिए, ठीक है। तो एक फिल्म है 12 Years Slave, देखिए आप लोगों ने। यस मैम, 12 Years a Slave, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ, फिर एक फिल्म है अपना अमेरिका के कौन, वो लेनिन, नहीं सॉरी, इब्राहिम लिंकन मैम, लिंकन, लिंकन। लिंकन एक फिल्म है। मैम लिंकन फिर मैम 2012 में आई थी। हाँ बिल्कुल, तो लिंकन एक फिल्म, ठीक है। फिर आप एक फिल्म है द सेपरेशन, है ना। फिर एक फिल्म है ये सब रियलिस्टिकली और पीरियड फिल्में हैं, रियलिस्टिक फिल्में हैं जो कि बहुत अच्छे से जिसके ऊपर कॉस्ट्यूम पे काम हुआ है। और मैंने अभी एक फिल्म देखी, कमर्शियल फिल्म, बेहद कमर्शियल फिल्म, बट उन्होंने जो हर चीज को जिस तरीके से इनकॉर्पोरेट किए, वंडरफुल। नाइव्स आउट, देखिए आप लोगों ने नाइव्स आउट? हाँ हाँ मैम, बिल्कुल बिल्कुल मैम, सुपर हिट थी हाँ, मैम वो फिल्म इंडिया में भी। हाँ मैं डेनियल क्रेग वाली। कृपया ध्यान दीजिए। क्या कोई बोल रहा है पीछे सर? हाँ मैं बोला डेनियल क्रेग वाली मूवी, नाइफ्स आउट। मैम वो शुभम हाँ, के उससे आ रही होगी मैम आवाज। ओके ओके ओके। तो वंडरफुल फिल्म, आई मीन आप देखोगे कि नाइव्स आउट, नाम भी नाइव्स आउट है, फिर आप देखोगे बैकड्रॉप में बहुत सारी जगह पे वो जो एक पीछे उन्होंने नाइव्स का चाकुओं से बना हुआ एक जब जब सबका इंटेरोगेशन होता है तो पीछे वो बैकड्रॉप की तरीके से दिखाई देता है। फिर वो और फिर आप देखते हो कि आप कॉस्ट्यूम के उसमें देखो तो एक्चुअल में जो उस प्लॉजिबली कोई क्या पहनता होगा, आपने अगर नोटिस किया, वो जो एंटागनिस्ट था, मतलब जो जिसने उनका उसका जो जिसने मर्डर किया है बेसिकली, मुझे नाम अभी याद नहीं है उसका, तो उसकी जो उसने जो स्वेटर पहनी थी, व्हाइट कलर की स्वेटर पहनी हुई है, जो कि उसके का जो सोशल स्टेटस है, उसका जो उसके पास जितना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग जितना है वो उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या किया, मैंने जो नोटिस किया कि वो एक धागा निकाल दिया। उसको स्वेटर हाथ से बुनी हुई है, तो उसका एक जब वो वाला सीन है ना जिसमें वो जब वो बताती है कि ना वो कैसे स्वीट वो उसने मार दिया है, वो जब स्वीकारती है उसके सामने, वो उसको वो खिलाता है, कुछ हाँ खिलाता मैम, वो है, क्रिस एवेंस है ना मैम, कैप्टन अमेरिका के सामने जब वो कन्फेस करती है मैम, क्रिस कन्फेस एवेंस है करती मैम, वो है। जिससे स्वेटर पहना होता है वो। जी 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 जी। तो आप वो उसको ध्यान से देखेंगे वो स्वेटर को, तो उसका एक धागा निकला हुआ है, तो वो आपको वो आपको सिमिट ऐसा नहीं दिखाई देता बहुत अच्छा ब्रांडेड कोई चीज पहनी हुई, ब्रांडेड दिखाई देती है, बट आपको एक प्लॉजिबिलिटी, एक जो डेली रूटीन की जो प्लॉजिबल वो है वो भी दिखाई देती है कि वो एक बेतरतीब सी कोई चीज, हम जो चीज पहनते हैं क्या उसमें कभी कुछ होता नहीं, क्या होता है बेहद अच्छा भी होगा तो कहीं हो सकता है कहीं से जैसे मैंने अगर कुर्ता पहना हुआ है तो नीचे कभी वो अटका हो कहीं और वो थोड़ा सा कटा हो, यू नो, ये प्लॉजिबिलिटी है उसके साथ जो घटा है उस कपड़े के साथ, वो उसकी कहानी है,
वो एक Sneha, correct- I just want to interrupt here. It's already 11:30, so we can take a break for 30 minutes and we can resume the class at 12 o'clock. Do you think it is fine? यस यस यस, छोटा भी कर सकते हैं, 30 तो बहुत ज्यादा हो मैम गया। मैम 5 to 10 मैम 5 मिनट्स का काफी रहेगा। नहीं 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 नहीं, आप डिसाइड शायद- कर लीजिए स्नेहा, जितने मिनट का ब्रेक लेना होता है। मैक्सिमम हमारा 30 मिनट का ब्रेक रहता है 2.5 घंटे की क्लास के अंदर। आपको जो टाइम सूट करता हो वो आप बता दीजिए और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे रिज्यूम करते हैं। आपके लिए कितना मिनट ठीक ठीक है, हाँ हाँ, नहीं नहीं ठीक है, तो एक काम करते हैं 12 बजे ही मिलते हैं, क्योंकि मैं वो ठीक। घोड़े का वो भी डाउनलोड मुझे- करके पीपीटी वगैरह वो तैयार रखिए। जी 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 जी, ठीक है। ओके। ओके, सी यू एट 12, हाँ एवरीबॉडी, हाँ। स्नेहा, हो पा रहा है आपसे ठीक से ये? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। मैं वो ढूंढ रही थी कि कहाँ से बात करूं शुरू। ओके, सो देखिए, हम लोगों ने ऐसे चार्ट्स बनाए थे, जिसकी कुछ की पिक्चर्स मेरे पास अभी है, मतलब ये पिक्चर्स ही है। ये A2 A3 साइज का बोर्ड्स जो हैं वो लेके उस पे ऐसे कौन करने वाला है उसकी फोटोग्राफ्स थी ऐसे, और हम लोग उसको क्या देंगे, कौन कौन से लोग होंगे उसमें, कि क्या कलर स्कीमिंग क्या होगी। तो अपनी तरीके से उस समय पे क्योंकि मैम थिएटर से हैं तो वो हर चीज जो है विजुअली, उनको टेक्सचर भी अगर देखना है तो विजुअली उनको देखना है, वो मतलब मैं बोलूंगी तो उनको उससे नहीं चलता है। तो ऐसे ही देखो, कलर्स के रेफरेंस लेके कि कौन सा कलर होगा, पर्टिकुलर करेक्टर क्या कलर पहनेगा, उस पूरे सीन की क्या कलर स्कीमिंग रहेगी, वो सब भी हम लोग मैन्युअली करते थे। मतलब उसके पिक्चर्स काट के या उसके पैटर्न्स के या कलर का लाइन, कलर, टेक्सचर, फॉर्म, शेप, मैंने कहा ना जैसे, उसका सबका हम लोग एक बोर्ड चार्ट जो है एक बनाते हैं, बनाया हम लोगों ने, मतलब मैंने। और इस तरीके से हम लोग फिर बातचीत किया करते थे सीन वाइज, कि ये सीन है, सीन नंबर ये है, अब ये है, इस सीन में क्या होगा, इस सीन में कोई क्या कैसे कपड़े पहनेगा, इस सीन में ये औरत आने वाली है तो ये क्या पहनेगी, है ना। इस तरह से हम लोगों ने ऐसे जो है काम शुरू किया इनिशियली। अब क्योंकि एक समय के बाद होता है कि आप भी जैसे मैं अगर एज एन डिजाइनर मैं बात करूं तो मुझे अभी चीजें समझ में आए कि कैसे आप प्रेजेंट कैसे करो चीजों को, क्योंकि ये सबसे जरूरी चीज है। आप एज एन डायरेक्टर आप पूछोगे डिजाइनर से कि आप मैं ये मेरा प्रोजेक्ट है, इसको विजुअली कैसे देखते हो, तो कैसे होगा वो विजुअली, क्योंकि हमारा काम तो ही विजुअल क्रिएट करना ही हमारा काम है ना, और वो भी फैब्रिक से, यानी कपड़े से उस विजुअल पूरा वो क्या बनता है उसको दिखाना, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये, अब आपको अगर सीन्स याद हो गया, अब ये बहुत ही छोटा सीन है, ये सीन नंबर 5 जो है, जिसमें आपको वो याद है, वो बूढ़ा जो है वो गाना गाता है, और सुबह सुबह 4 बजे की बात है, और वो ये लोग सो रहे हैं, ये सपनों में एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, एक दूसरे के सपनों में आ रहे हैं, अड़ंगी डाल रहे हैं। वो चदम्मी उठ के उसको, लाली को डांटता है, और फिर उसके बाद फिर पटरू जो है, पटरू का भी एक सपना आता है, पटरू का भी सपने में है, और फिर वो जब जागता है तो वो एक चवन्नी एक जो 50 पैसे या 1 रुपया ऐसे करके वो उछालता है, और वो जाके एकदम से गिरता है इसकी जेब में,
एक जो बूढ़ा व्यक्ति है जो हारमोनियम लिए हुए वो गान जो जागत है वो पावत है, और वो कर रहा है, और इसी समय पे पीछे जो है झाड़ू लगा रही हैं कुछ औरतें, ठीक है, कि ये सीन है पर्टिकुलर। तो हम लोगों ने जो झाड़ू लगा रही हैं उसका भी साड़ियां और ये सब खरीदी थी, और उसका पूरा स्कीमिंग, मैंने कहा ना कि हर चीज का हर एक अब अगर ये बड़े अभी आज अगर कोई बड़ा प्रोडक्शन अगर इस सीन कोई करेगा तो वो क्या करेगा, जो मेन कैरेक्टर है उसका कॉस्ट्यूम करेगा, बाकी जो जूनियर्स हैं उन्हीं को बोलेंगे कि लाने के लिए आप ये कॉस्ट्यूम लेकर आइए, ठीक है। लेकिन इसमें खतरा क्या होता है, इसमें ये खतरा होता है कि आप जैसे देखते हो करेक्टर्स को, चरित्रों को जो इस फिल्म के आसपास दिखाई दे रहे हैं, वो वैसे नहीं होंगे, वो वैसे ही होंगे जैसे वो वहां रहते हैं या उनके पास जो अवेलेबल चीजें हैं, यू नो। सो ये बहुत ही एक अच्छा काम जो है वो इस फिल्म में हुआ कि हर एक व्यक्ति जो भी आसपास जो मेजरली दिखाई दे रहा है, जो फ्रेम में है, जो केंद्र में है, जो चरित्र, उसका भी कॉस्ट्यूम जो है वो किया गया, और जो पीछे के लोग दिख रहे हैं उनका भी किया गया बैकग्राउंड में। सो ये जो है ये बाद की पीपीटी मुझे एक मिली है, एक शुरुआत की पीपीटी है जिसमें मैंने इवन स्केचेस बनाए हुए हैं पट्टू का, छिदम्मी का, और लाली का, और आकाश जैन का। तो जो लोकेश जैन है उनका करेक्टर नेम आकाश जैन है, ठीक है। तो ये देखिए, ये सीन वाइज जो है इस तरीके से पीपीटी तैयार करी थी। अब अगेन मैं तो वही कहूंगी, मैं अभी इस समय पे जब देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसमें ये हो सकता था, ये हो सकता था, बट फिर भी आपको एक ओवरऑल एक क्या बोलते हैं, एक आइडिया तो लगता ही है कि अच्छा ये सीन इस तरीके से होगा, इस तरह से दिखाई देगा, इस तरह के लोग होंगे, इस तरह का पहना होगा उन लोगों ने, और उसमें हम लोग जो है वो क्या क्या जो है वो कर सकते हैं उसमें। तो ये मैं देखिए 2016 की आपको पीपीटी दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी जो पीपीटी दिखाऊंगी जो कि बहुत ही सॉर्टेड आपको लगेगी, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ। तो एक सीन है जिसमें ये जाता है बैंड वाले के पास जाता है, ये सीखता भी है पटरू। तो इसका एक काम ये भी है, सुबह तो वो चोरी करता है, और फिर जब उसके पास समय होता है, टाइम होता है, तो वो सीखने जाता है और एक बैंड वाले को उसने ज्वाइन किया हुआ है, ठीक है। उसके घर पे भी जाता है, उसके यहाँ पे सीखता भी है, और जब वहां पे शादियों का कुछ होता है तो वहां पे भी वो जाता है। तो एक शादी है जिसमें ये चोरी करता है, वो सीन आपको याद होगा, ठीक है। तो ये सीन ये सिर्फ इतना ही पता था कि उसमें सिर्फ बैंड वाले होंगे, लेकिन जब ये शूट हो रहा था सीन तो समझ में आया, अरे हांडी वाले भी होते हैं, और ये जो छतरी पकड़ता है वो व्यक्ति हांडो वालों में से ही कोई होगा। तो एक तरह से एक चीज समझ में आया कि सबका कपड़ा अलग अलग होता है। जो लोग जो हांडे वाले होते हैं वो उन्होंने जो पहना होता है उसी के ऊपर ही एक ड्रेस होती है उनकी, वो पहन लेते हैं। कभी कभी जो बैंड ग्रुप जो भी मैरिज, जो बड़ी घर की शादियां होती है उसमें ये पूरे का पूरा बैंड को बुक करते हैं कि ये भी आ जाए, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले हैं वो भी होंगे, जो पीछे चलने ये जो लाइट्स उठाते हैं, हांडे उठाते हैं, वो भी चलेंगे, छतरी वाला भी होगा, घोड़ी वाला भी होगा। कभी कभी वो ये एक साथ होता है, यू नो। सो तो एक साथ ही जब इनका तो ये सब चीजें, ये देखो प्लॉजिबिलिटी और ये रैशनैलिटी और ये इतनी अच्छे से सोचना, अभी मैं और ज्यादा समझ पा रही हूँ क्योंकि हमने वो कर लिया, वो सीन हो गया है ना। लेकिन जब ऑनगोइंग कुछ हो रहा होता है, बट हमने प्लान जो किया था वो इस तरीके से हमें पता था कि ये जो है कलर स्कीमिंग रहेंगी, इस तरह के चरित्र जो है वो रहेंगे, उनका क्लास इस तरीके से दिखेगा, कैसे हांडे वाले और जो बाराती होंगे वो कैसे अलग अलग जो है वो। तो ये देखिए, ये कलर स्कीमिंग के लिए मैंने इस तरह से रेफरेंस की, ये कलर स्कीमिंग होगी, इस तरह का कपड़ा। अब अगेन मैं वही कहूंगी कि हमें पता नहीं कि कौन कर रहा है चरित्र, 2 दिन पहले उसका कास्ट हो रहा है, 1 दिन पहले तो एक उसमें मोटा आदमी था, फैट मैन, उसका एक सीन था पूरा का पूरा पर्टिकुलर,
बट अब वो इतना उसने कहा मैं कॉस्ट्यूम लेकर आऊंगा, और वो लेके नहीं आया, उसने अपना साइज भी नहीं भेजे, नहीं तो उसका कॉस्ट्यूम बन जाता। नहीं तो हमने डिजाइन किया था, कलर स्कीमिंग ये रखी थी कि इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये देखिए। तो ये मैं आपको बस ये दिखाना चाह रही थी, ये रेफरेंसेस हैं। और हम लोग अभी ये देखिए चाय वाला क्या पहनेगा, और मैंने कोशिश की, जो सबसे अच्छी बात हुई कि उसके आसपास ही रहूं मैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं मुझे ये शर्ट मिल जाएगी, अब मुझे रिक्रिएट करनी पड़ेगी। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग, अगर वो फोटो है यहाँ पे तो वो दिखाती हूँ। लेट्स सी, एक और चीज देखिए आपको मैं बताती हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये देखिए मेरे ये फूल का ये वाला नहीं, ये देखिए एक सीन है जिसमें एक ड्रीम है जिसमें वो भाग रही है, एक औरत एक बच्चा लेके भाग रही है। वो जब उसका चेहरा खोलती है तो वो एक मांस का लोथड़ा होता है, ठीक है। अभी ये रेफरेंस के लिए मैंने क्यों रखा, ताकि उस सीन का जो जिस्ट है, या उस सीन का जो वो आंखों के आगे रहे, समझ में आए हमको। ये देखिए ये टेक्सचर है। मैंने कहा ना कि अनामिका मैम को हर चीज देखनी होती, कि अगर ये फैब्रिक भी है तो कि किस तरह से ट्रीट होगा, ये किस तरह का होगा। एक हैदराबादी अम्मा थी जो सड़क के किनारे बैठती है, लोगों को आशीष देती है। अब ये देखिए ये इसका टेक्सचर देखिए, तो ये सब हम लोगों ने एक्चुअली वर्कआउट किया था। अब देखिए ये एक सीन आपको याद होगा, एक औरत गालियां देती जा रही है, दो औरतें हैं जो शिप जो बात कर रही हैं आपस में, कूड़ा बिन रही हैं, और उसके जैसे कि उनकी बात खत्म होती है तो ये गालियां देना शुरू कर देती है। तो हम जो देखते हैं ना अभी मेंटली अनस्टेबल लोग जो आसपास हमारे घूमते हैं, जो कचरा उठाते हैं, कई लोग ऐसे घूमते हुए दिखाई देते हैं आपको। अब देखिए अब मेरे लिए क्या, मैं अब ये फोटो में ना भी रखती, लेकिन मुझे ये एज एन डिजाइनर भी समझना जरूरी है कि उस कपड़ा कैसा होगा, उसकी एज क्या होगी, कितना गंदा होगा वो, और क्या किस तरह से कटा-पटा होगा, उस पे क्या क्या ऐसी चीजें होंगी कि वो करेक्टर, ये लुक करना तो बालों को ऐसे कर दो, कुछ एम्बर पाउडर से खराब कर दो, अच्छा वैसे मेकअप कर दो, डार्क मेकअप, ये सब पॉसिबल है। बट कॉस्ट्यूम में भी वो चीज आना, तो आपको ये एक समरसता रखनी हो, एक तरह का रखना होता है। जब कोई करेक्टर आपको दिखने लगता है, वो जब हेड टू टो जब एक होता है, मतलब एक चीज भी खटकती है कि ये चप्पल क्या पहनेगा, तो ये जो है ये अंडरस्टैंडिंग होना। और ये देखिए उस सीन में आपको याद होगा, उस औरत ने, जो पागल औरत है जो गालियां बक रही है, ब्लैक कलर का ऐसे हो, और हमने पहले सोचा था कि ऐसे ही कुछ उसने पहना होगा ये सैक का, लेकिन फिर बाद में एक शर्ट को ही हमने सैक का जो कलर है उसी के उसको फिर हमने एज करके पूरा उसकी बटन निकाल दिए, उसको सेफ्टी पिन से उसने ढका हुआ है, और उसका फिर भी शरीर दिख रहा है अंदर से, क्योंकि यही इसी तरह के अव्यवस्थित लोग दिखते हैं ना हमें आसपास। तो ये हमने इस तरह से, ये एक सीन है जिसमें ये उसका ऐसे स्केच भी हमने जो है वो तैयार किया था, क्या पहनेगा। सो ये वर्कआउट होता है पूरा का पूरा। मैं जो आपको बताना चाहती हूँ ये कलर स्कीम क्या होगी, देखिए आप तरीके तो ढूंढ ही सकते हो ना। जब आपको कोई चीज, आप नई चीज बना रहे होते हो, तो आपने देखी, जिस राइटर ने तो सोच के ही कुछ लिखता है, फिर जब डायरेक्टर उसको सोचता है कि मैं करूंगा इसके ऊपर काम और इसको फिल्म बनाऊंगा, उसके दिमाग में भी कुछ विजुअल्स होते हैं। पर डिजाइनर कैसे दिखाएगा अपने विजुअल, वो ऐसे ही दिखाएगा, उसके पास कुछ होना चाहिए आपको विजुअली, कुछ जो है वो दिखाने के लिए एक समझ जो है वो। ये देखिए ये शर्ट के बारे में कह रही थी ना मैं आपको, कि ये 4 शर्टें ऐसे खरीद के, और इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी किया था, ये पूरा डिजाइंड है, ये ऐसे एक फूल। अब ये देखो कितना इंटरेस्टिंग है कि जब आकाश जैन जब टूर करवाता है, तो वो व्हाइट कलर का लखनवी चिकन कुर्ता पहना हुआ है उसने, और एक गुलाब का फूल जो है वो उसके वो लगा के जो है, और इत्र का फूहा
इत्र लगा के, और एक रुई जो है उसके कान में रहती है, ये सब भी उसका जिक्र है। एक रुमाल है उसके पास एक अच्छा सा, है ना। ये पूरा उसका आकाश जैन का डिस्क्रिप्शन था जब वो जब टूर पे लेके जाता है। जब ये टूर पे आता है तो ये अब देखिए कंसेप्चुअली निकला है ये चीज कि ये भी उसको इमिटेट कर रहा है, क्योंकि तो हम कैसे करें। तो ये एक तरह का, ये भी एक एक इसके लिए, पटरू के लिए ये ऐसी चीज होगी जो ये चाहता है, वो बनना चाहता है वो चरित्र, और वो कैसे, अब एज एन डिजाइनर मैं उस चीज को, उसके मनस्थिति को, उसकी साइकोलॉजी को कैसे दिखाऊंगी। तो यही देखो फूल जो है, अब ये पूरा घूमता हुआ ये जो लड़ी है फूल की, ये गुलाब इसके ऊपर बने थे, ये पूरा ऐसे जाके पीछे बैक में भी 2 फूल हैं, फिर आके एक हाथ में जो है वो एक फूल जो है वो बनते हैं। तो एक तरीके से आप पूरी फिल्म में जब ड्रीम्स आते हैं, तो मैंने कहा था ना कि फोक स्टोरीज जो हैं और जो फोक आर्ट्स हैं, जिसमें पेंटिंग्स के जो स्टाइल्स हैं अलग अलग, जो वॉल पेंटिंग के स्टाइल्स हैं, वो सब आपको वो दिखाई देते हैं, वो एनिमेट जो है वो किए हैं, है ना, वो बनाए गए हैं। तो ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है उसी आइडिया को, उसी क्या बोलते हैं, उस ग्लोरिफिकेशन बोलिए या क्या क्या बोलेंगे, किसी एक ये बड़ा सररियलिस्टिक सा अप्रोच है। मतलब एक तरीके से आप किसी चीज को बड़ा करके आप, जैसे ये भी सपने में जो है इसके मीनिंग निकालेंगे तो बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन जैसे पटरू भी इस सपने में, क्योंकि उसको घुमाने लेके जाना है और ही वांट्स टू, वो कोई और प्रोफेशन जो है वो लेना चाहता है, पर वो चाहता है, वो है नहीं। तो इसकी जो अदम्य इच्छा है, ये वो कैसे जो है वो, सो इट्स लाइक एक आइडिया ने उसको घेर लिया, सो अगर हम इस तरह से एक आइडिया को डिस्क्राइब करते हैं और हम कहते हैं कि इसकी मनस्थिति ये है कि ये कुछ बन जाना चाहता है, और वही उसके अभी दिमाग में जो है वो घूम रहा है। अब इस विजुअली तो मतलब हमने वर्बली तो ऐसे बोल दिया, बट उसको दिखाओगे कैसे। तो एक तरीके से ये जो लाइंस आई, तो मैंने आपको जब फर्स्ट डे बोला, लाइन, कलर, टेक्सचर, फॉर्म एंड शेप, ये सभी वहीं से आता है। जब आप स्टडी करते हो, जब आप बायोग्राफी पढ़ते हो, जब आप उसकी साइकोलॉजी देखते हो, जब आप उसका सोशल, मेंटल, फिजिकल स्टेटस जो है वो आप जब रीड करते हो, उसको स्टडी करते हो, तो ठीक है। सो यही आपको पोस्टर में भी जो है वो दिखाई देगा। ओके, लाल बिहारी जो है वो, क्योंकि बिल्कुल वो लेबरर है, वो ठेला उठाता है, तो उसका बहुत ही सिंपल जो हमें डे टू डे, जिसके ऊपर ध्यान ही ना जाए, इस तरह के कलर्स, ग्रे पैंट और ग्रे शर्ट जो है वो उसको दी थी। तो ये देखिए, ये एक पीपीटी है। अगर आप सीन दर सीन आपने फिल्म देखी है तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो है वो वर्कआउट हुआ है। कोई कपड़ा की हिस्ट्री क्या है, उसका एसोसिएशन का है क्या है, वो आपको इसमें जो है वो दिखाई देने लगेगा, ठीक है। तो ये आपको एक सीन याद होगा जिसमें एक औरत है जिसके ऐसी जटाएं निकली हुई है। तो ये कहानियां हैं, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अनामिका अक्सर मैम ने वो कैसे चीजों को देखती है, वो कैसे लेती हैं, वो कैसे एक्चुअली एक इंसान को देखती हैं, वो सब चीज जो है इस फिल्म में आपको दिखाई देगा। बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी आपने ये बहुत सारी कहानियां सुनी होगी कि किसी की ऐसी जटाएं जो है, एक रात के रात ही जटाएं जो है वो बन गई किसी औरत की, और वो जो है वो कहानियां बोलने लगी, इस तरह की जो, तो ये इट्स लाइफ एक्सपीरियंस, और वही करेक्टर आप उनकी उसमें जो है वो आपको दिखाई देते हैं ऐसी। अब देखो, ये पीपीटी पहले बनाई हुई थी मैंने, और मैंने बहुत कोशिश की थी कि इसके तरह का कपड़ा जो है वो ढूंढने की कोशिश करूं। तो आपको अगर ये है जो छिपकली बना देता है ना, लाल बिहारी देखता रहता है और उस दुकान वाले को छिपकली में तब्दील कर देता है देखते देखते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ, ये वो उसका रेफरेंस है, ये देखिए। जो दुकानदार मैम उसको फायर कर देता है नौकरी से, ऐसा। मैं दिखा रही हूँ आपको, आप हाँ देखिए मैम, ना, यही है। हाँ, लाल बिहारी। लाल बिहारी
मतलब जो रेफरेंस था वो ये था, और जो फिर वो बना वो ये है, बट ऑलमोस्ट स्कीम इज द सेम, यू नो। सो ये मैंने ढूंढा, इसकी कहानियां, मैं वही कह रही हूँ, एक एक कपड़े की कहानी है अगर मैं आपको सुनाने लगूं, ये कैसे बना, ये कैसे ढूंढा, ये कैसे आया, यू नो। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये जो मैं एम्ब्रॉयडरी और ये इसकी कहानियां हैं, आई हैव स्टोरीज कि कैसे बना और कितने दिनों बाद बना और कैसे। अब ये जो कपड़ा है, ये जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना शर्ट के ऊपर, एक ये शर्ट बनाई गई है ना कपड़ा खरीद के, पहले दूसरी शर्टें बनी 2, लेकिन वो मैम को पसंद नहीं आई, और उसमें हम लोगों ने अगेन उस शर्ट में भी हम लोगों ने कुछ किया था कि कि वो जो चोरी करता है वो कैसे रखता है, तो उसकी जेबें शायद बड़ी थी, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट उसको हमने कुछ किया था ट्रीटमेंट। हाँ, हमने डबल पॉकेट, जो शर्ट का कॉलर है ना, जस्ट मोमेंट, लेट मी सी इफ आई हैव दैट इमेज, आई विल शो यू। ये जो शर्ट है ना, इसके डबल कॉलर है, ठीक है, ये बनाया गया था, ये पूरा प्रॉपर शर्ट जो है, ये 3 शर्टें ये भी बनी थी, और ये एक कपड़ा था जिसको हमने उसको थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, ब्राउन कलर है ना, हाईलाइट करने के लिए, तो ये बॉर्डर दिया था उसको, ये जो आपको प्रिंट सा दिखाई दे रहा है, ये भी किसी और ये जो आपको ये जो पर्पल दिखाई दे रहा है, ये अपना कमाल है हमारे टेलर का, ये खुद उसने कहा कि मैम मेरे को लग रहा है ये कॉम्बिनेशन सही लग रहा है, मैंने कहा ठीक है दे दो उसको। तो ये शर्ट जब बनी, तो ये जो कॉलर है ना, ये ये लेपल के नीचे, मतलब ये जो शर्ट है उस क्या बोलते हैं, कॉलर के नीचे एक पार्ट होता है, उसके नीचे जब शर्ट शुरू होती है ना, तो एक हिस्सा होता है, उसमें हम लोगों ने पॉकेट्स बनाई थी, इसमें बड़ी बड़ी पॉकेट्स थी, जो पहले की 2 शर्टें बनी थी, बड़ी बड़ी पॉकेट्स थी कि इसने चोरी की अपने हाथ से, और उसमें जो है वो उसने डाल लिया लोगों को डिस्ट्रैक्ट करके, और उसकी शर्ट के अंदर है वो सब सामान, पर वो जब ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, यू नो। सो ये ऐसी चीजें हमने वर्कआउट करी थी। ये जो इसके गले में है, ये भी देखिए मुझे बाद में चीज समझ में आई, ये मैंने 2 बनाए थे ऐसे, लेकिन एक्टर्स होते हैं और ऐसे मूवमेंट्स होते हैं कि चीजें गुम हो जाती है, तो ये जो इसके गले में इन्होंने पहना हुआ जो बनाया था, वो मुझे ढूंढना पड़ा था। तो हमेशा जब भी कोई सीन्स जो है वो आपकी फिल्म में ज्यादा हिस्सा है उसका, तो उसकी जो भी चीज बनेगी हेड टू टो, वो कम से कम 4 आपके पास जो है वो होनी चाहिए, उसके डुप्लीकेट्स जो है आपके पास होने चाहिए, ताकि, क्योंकि कंटिन्यूटी जर्क आता है फिर, क्योंकि एक उसमें पहना हुआ है, दूसरे उसमें नहीं पहना हुआ, यू नो। ओके, ये मैंने अपनी भी खींच ली फोटो मैंने भी इसमें रोल किया है, इसमें मैम ने हमें भी बिठा दिया। तो ये 4 कुर्ते इनके बने थे अलग अलग सीन के लिए, छदम्मी के। ये लास्ट सीन है, अगर आपको याद होगा, ये सब जो है डिजाइन हुआ है, देखिए ये साड़ी क्या पहनेगी, क्या रंग होगा, ये हम लोगों ने किया था फिल्म सिटी में शूट। ये भी फिल्म सिटी, ये यहाँ का भुल्लर बॉम्बे का, ये वो है। एनिमेशन तो बाद में ही हुआ था, आई मीन इसके ऊपर एसएफएक्स जो हुआ है वो तो बाद में ही हुआ है, बट ये जो शूट हुआ है ये वाला भी, ये सारा बॉम्बे में शूट हुआ है। ओके, सो अब ये जो है वहां पे, इसको देख के मुझे इतनी खुशी हुई कि हाउ शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मेरा रेफरेंस इसका ऐश्वर्या रॉय थी, क्योंकि मैम को ये था कि बिल्कुल हायर क्लास ऐसी मॉडल टाइप मुझे वो, और मुझे देखिए हम लोगों को उस समय पे ये चीजें समझ में नहीं आती, क्योंकि वी डोंट नो कि किस आइडिया से उन्होंने करेक्टर को ऐसे लिखा है और ऐसा चाहते हैं वो, वी डोंट नो, वी कुड अंडरस्टैंड इट बाय आवर ओन एक्सपीरियंसेस, बट जरूरी नहीं है कि हम सेम उनके मेंटल लेवल और उनके एक्सपीरियंस लेवल तक पहुंच के उस चीज को जान पाए। तो ये वहां पे खारी बावली तेलीवाड़ा है, आई गेस, हाँ तेलीवाड़ा में रहते हैं, इनका घर है वहां पे, स्लम्स हैं उसमें ये रहती हैं, और शी वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, और ये सब वहीं पे कॉस्ट्यूम खरीद के और वहीं पे बनाया हुआ है उनके लिए।
तो वंडरफुल। ये मैं आपको एक टेक्सचर मैंने दिखाया था ना बीच में अभी, ये देखो हमने कोशिश की वही टेक्सचर को फॉलो करने की। तो ये चीज मैं आपको जो है वो आपको दिखाया था ना अभी, स्केच बनाया हुआ है। ये एक सीन है जिसमें बोना और बॉनी ड्वार्फ्स जो होते हैं, ये एक चांदनी चौक की मिठाई वाले जो है ये कहानियां एक सुनाते हैं, जिसमें बोलते हैं कि हमारे दादा परदादा हम जब मिठाइयां बनती थी तो ऐसा बोलते हैं कि बोना और बॉनी को बुलाया जाता था कि वो इसको आशीष दें, क्योंकि इससे हमारा बढ़त होगी, हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ेगा, यू नो। 16 था। अब ये बड़ा सररियलिस्टिक सा सीन है। आई मीन ये कहानी है ना, इट्स अ मिथ, तो ये कहा जाता है, रियलिटी तो है नहीं। तो ये जो कॉस्ट्यूम बने थे, मैं आपको बता दूं, जब ये शूट हो रहा था उससे कुछ दिन पहले ये आइडिया आया कि ये चमकते हुए दिखने चाहिए। अब ये तो रियलिस्टिकली कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, इसलिए कैसे चमकते हुए नजर आएंगे। तो हमने इनकी पीठ पर, दोनों की पीठ पर हम लोगों ने मिरर शीशे लगाए थे। ये मिरर वर्क जैसे होता है, मिरर वर्क के दुपट्टे वगैरह आपने देखे होंगे। तो वो मिरर खरीद के, वो स्टोन्स जो है वो पीछे एक पूरा अलग कपड़ा लगा के उसके ऊपर हमने पैच किया था। और जब उसको पीछे से हम लाइट दी तो ये पूरा, अगर आपने ये सीन देखा होगा, ये और होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया बिकॉज बहुत सारी चीजें होती है ना कि अब हम ये चांदनी चौक में रात में ही कर रहे थे शूट, और उसमें इतने सारे लोग आ गए, तो एक समय का भी होता है कि वो कितनी जल्दी हो पाएगा। तो ये एक शॉप है, देखो घंटे वाला शाही हलवाई, है ना। ये कहानी आकाश जैन। तो ये पीछे बैक लाइटिंग दी तो इसके ऊपर छोटे छोटे स्टार्स आ जाते हैं ना पीछे, यहाँ पे इस शटर पे, ठीक है। तो ये सीन ऐसे किया था। मैं आपको ये एक्सपीरियंस इसलिए बता रही हूँ कि कैसे लास्ट टाइम पे भी चीजें जो है वो हमको बदलनी पड़ जाती हैं। और उसका जो आप सीन दोबारा देखिए, ये आपको अच्छा लगेगा कि कैसे क्रिएट करने की कोशिश की गई। यू नो, इवन जो गैफर जो थी उन्होंने भी ये सोचा कि कैसे लाइटिंग देने से कैसे कोई चीज रिफ्लेक्ट होएगी, और ये लोग ऐसे लगे जैसे कि कोई देवी देवता बैठे हुए, यू नो। ये आइडिया को ही इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कितने जो है चीजें जो है वो सोचनी पड़ती हैं। ये सब कॉस्ट्यूम किया हुआ है, क्या पहनेंगे। ये एक सीन था जिसमें ये देखो मैंने बताया ना, अल्पनाएं बन रही हैं, ये सब ऐसे चमकता भी है, ये सब बनाया। ये अखाड़ा एक जगह थी, उसमें ये सीन उन्होंने किया था। अब देखो ये विजुलाइज कैसे उन्होंने किया। मैं तो कई चीजों में इतनी हैरान होती हूँ मैम को कि कल्पनाशीलता को लेकर के वंडरफुल, वाओ। ये एक सीन में लाल बिहारी सोया हुआ है और उसको कहानियां आ रही हैं, मतलब उसको सपने आ रहे हैं, और इसमें जो दादा परदादा और जो स्टोरीज है ना, मिथ्स है, जो वो फोक स्टोरीज सुनाते हैं ये बूढ़े लोग जो गुजर गए हैं, यू नो। तो वो एक सीन था, तो उसको हम लोगों ने ये वीएफएक्स से किया हुआ है। ये लोगों को ये बॉक्सेस पे, अलग अलग बॉक्सेस पे बिठाया था, जिनको उन्होंने बाद में ट्रीट किया है, उनको गायब कर दिया। और ये जैसे दे आर इन द एयर, यू नो। इसका मेरे पास फोटोज, इसका इस फीलिंग का ना मेरे पास पेंटिंग था एक, जो मैम ने मुझे दिखाया था कि इस तरह का फील जो है हमको चाहिए। अभी मेरे पास है नहीं दिखाने के लिए। डेफिनेटली इफ आई गेट, I'll मैसेज यू। ओके, ठीक है। हम लोग इसको खत्म करते हैं घोड़े को, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई वांट टू शो यू, और मुझे लगता है कि उसके बगैर क्लास जो है वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास एक चीज जो है मिलनी चाहिए कि हाउ आपको एज एन डायरेक्टर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या करना चाहिए आपको डिजाइनर से, और आपके पास भी ऐसा क्या हो जो आप डिजाइनर को एज एन रास्ता, एज एन डायरेक्शन जो है वो दे पाए, यू नो। सो ये समझना बहुत जरूरी है।
मैं आपको, अच्छा मैंने आपको ये वाली पीपीटी दिखाई। अभी देखिए ये जो मैं अभी शूट करके आई हूँ AK-47 का, ये सीन कंटिन्यूटी के पिक्स हैं, मतलब ये शूट हो चुके हैं। तो ये सीन में किसने क्या पहना था उसकी ये कंटिन्यूटी पिक्स हैं जो ऑन सेट ली गई हैं, ठीक है। तो ये अभी ये अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्योंकि बढ़ गया है, मतलब अब हर चीज का डॉक्यूमेंटेशन होने लगा है, पहले ये नहीं था। ये शूट की पिक्चर्स हैं सारी, कुछ रेफरेंसेस हैं, कुछ शूट की पिक्चर्स हैं, आप देखेंगे। तो ये बहुत जरूरी होती है। ऑन सेट कोई होता है, कॉस्ट्यूम एडी होता है बेसिकली, जो ये फोटोज जो है वो लेता है कंटिन्यूटी की, क्या इस सीन में, क्योंकि कभी भी रीशूट हो सकता है ना, ये सीन, कोई भी सीन कभी भी रीशूट हो सकता है बहुत सारे कारणों से। ओके, सो दिस इज वन, एंड मैं आपको एक और जगह लेके जाना चाहती हूँ, दैट इज कॉल्ड पिंटरेस्ट, ठीक है। पिंटरेस्ट एक ऐसी जगह है जो डिजाइनर्स के लिए एक तरह का, ये मेरा ये कुमार साहब मैं ही हूँ ये मेरे पिन्स हैं ये सारे के सारे, यानी रेफरेंसेस जो मैंने कलेक्ट किए हैं उसको लेकर किसी जगह को लेकर, उस जगह पे क्या पहना जाता है, कल्चर को समझने के लिए, ड्रेप्स को समझने के लिए, टेक्सचर्स को समझने के लिए, फैब्रिक कपड़ा क्या पहना जाता है उसको समझने के लिए, लुक्स को समझने के लिए, ठीक है, ये सब को समझने के लिए ये रेफरेंसेस हम लोग कलेक्ट करते हैं जब हम रिसर्च वर्क करते हैं। तो रिसर्च वर्क बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मैंने कहा था ना आपको कि हम लोग बॉक्सेस तैयार करते हैं और हमारी फिल्म किस बॉक्स में फिट होती है पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे हाँ, मैं पूछती भी हूँ कि कौन से आप क्या रियलिस्टिक कर रहे हो, कंटेम्परेरी कर रहे हो, किस समय का है, पीरियड क्या है इसका, इसको कैसे आप कैसे उसको फिल्म को कैसे ट्रीट करोगे, यू नो। तो उस पे मैंने कहा था ना आपको, बैटल ऑफ सारागढ़ी, बैटल ऑफ सारागढ़ी जब की थी तो ये रेफरेंसेस हैं किंग एंड क्वींस के 1800 के वक्त जो पहनते थे किंग एंड क्वींस, और उस समय के, ये मिक्सचर हो गई है बहुत सारी पिक्चर्स का, बट यू कुड सी हियर दीज आर अफगान्स, अफगान रॉयल्स, ठीक है, अफगान्स हैं ये, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं ये, ठीक है। और ये सारे ज्यादा, और ये किंग है, देखिए मोहम्मद खान, रूलर ऑफ बहावलपुर, है ना, ब्रिटिश इंडिया के समय में। तो आप कॉस्ट्यूम क्या गजब के, मतलब आप ये देखिए उस समय के जो पीरियड था, विक्टोरियन विक्टोरियन पीरियड के बाद का पीरियड है, और उस समय पे किस तरह के कॉस्ट्यूम्स जो हैं उस समय पे पहने जाते रहे हैं, और वो जो अवेलेबल हैं उसकी पिक्चर्स भी मैंने, जैसे ये किंग है, इंडियन महाराजा। तो एक सीन था जिसमें सारे के सारे किंग्स आते हैं पूरे इंडिया से, तो उसको करने के लिए तो हम लोगों ने पर्टिकुलर पता होना चाहिए ना, क्या पहनते थे, कैसे पहनते थे, कैसे ड्रेप, पगड़ी कैसे बनती थी, उसमें क्या लगा होता था, उसमें एक्सेसरीज क्या होती थी, जूता कैसा होता था, हाथ में क्या होता था, यू नो, हर चीज आपको वर्कआउट जो है वो करनी होती है ना। तो ये उस समय की पिक्चर्स हैं, ये ऐसे मैं आपको गो थ्रू कर रही हूँ ताकि आप अगेन ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए कि रिसर्च वर्क बहुत जरूरी है। रिसर्च वर्क से आपको पता, आप यू कुड सी इफ यू, आपको ना पता होता है किस तरह से पहनते थे, जो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पे तो जरूरी नहीं है कि इस समय पे भी वो मौजूद हों लोग उस तरह के कपड़े पहनने वाले। देखिए परंपराएं तो चलती हैं और बदलती हैं, समय तो बहुत ही गजब है, समय बदलता रहता है, तो कुछ चीजें रह जाती हैं विरासत में, कुछ चीजें गायब हो जाती हैं। वो जो गायब हो जाती है उसको समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज आपके पास क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन। किसी ने कभी कुछ खींचा हो, किसी ने कुछ लिखा हो, किसी ने
क्योंकि हमारा जो भारत है ना, हमारी हम वोकल, हम मतलब वाचन हमारा वो रहा है परंपरा। तो हम लोग जो पहुंचाते रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, वो बातचीत से ही, भाषा से ही, यू नो। तो जो डॉक्यूमेंटेशन का हमारे पास इतना वो जो है, वो बहुत कम लोग जो है वो लिखना पढ़ना जानते थे। बाकी सारी चीजें जो है वो बातचीत के थ्रू आगे पहुंचाई जाती है, पीढ़ियों को पहुंचाई जाती है। तो ये चीजें, बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। जैसे ही एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति पे कोई कहानी जाती है तो वो बदल जाती है। वो एक हम गेम भी खेलते हैं ना, वो काना फुस्सी वाला, वो राउंड में बैठे हैं, एक ने कहा कोई बात कही तो वो लास्ट तक आते आते वो कुछ और ही होता है। सो ये जो है, ये दैट इज ट्रू। सो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। कैसे एक डिजाइनर को ये पता होना चाहिए कपड़ा कैसे बनता है और क्या क्या तरीके हैं, जुगाड़ आने चाहिए, है ना। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ओके, सो मैंने आप आई वांट टू शो यू वन थिंग, जो कि आप बूम ऐसे स्टोरी बोर्ड, आजकल जो है इस तरह के स्टोरी बोर्ड भी बनाए जाते हैं, या आप फॉलो कर सकते हो स्टोरी बोर्ड। किसी कैरेक्टर का स्टोरी बोर्ड बनाइए थ्रू टेक्सचर्स, यू नो, थ्रू प्रिंट्स, थ्रू यू नो। ये मैं सब आपको क्यों दिखा रही हूँ, ताकि आप चीजों को, आपका अपना कुछ बने, अपना कुछ स्टाइल प्रोसेस एक बने। और एक्सक्यूज मी मैम। जो मैं एजिंग और इसकी बात कहती हूँ ना, कोई नया कपड़ा कोई पहनता है और जो पहना हुआ कपड़ा पहनता है, उसका फील अलग होता है, उसके कलर अलग होते हैं, उसका यू नो उसके सब कुछ ही अलग हो जाता है उसकी। तो ये आपको टोटलिटी में ये समझ में आना बहुत जरूरी, और ये आपको अपनी आंखों को अभ्यस्त करना होगा। तुम क्या बोल रहे थे, बताओ, कौन बोल रहे थे? मैम हम ये क्या कहते बताइए बताइए। हैं कॉस्ट्यूम ड्रामा का बात कर रहे हैं मैम। मैम अगर कॉस्ट्यूम ड्रामा की बात करें तो मैम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉस्ट्यूम ड्रामा स्लैश फिल्म मैम वो बैरी लिंडन है मैम। स्टैनली कुब्रिक की मैम, जिन्होंने क्लॉकवर्क ऑरेंज बनाई थी मैम। वो विक्टोरियन एज में ही सेट है मैम, ठाकरे की नॉवल पर। आपने देखी है मैम? बैरी लिंडन मैम 1975 में आई थी, क्लॉकवर्क ऑरेंज के बाद ही। नहीं, तो क्या कहना चाह रहे हो उसके थ्रू आप? नहीं मैम, बस मैम इतने सारे मैम वो पीरियड ड्रामा, और मैम आपने कहा था कि विक्टोरियन एज का वो जो ड्रेस सेंस है मैम, बस मैम वही डिस्कस करना था कि मैम वो है मैम वो फिल्म। मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं आपको ये पिक्चर्स क्यों दिखा रही हूँ कि आपको, जब आप कोई प्रोजेक्ट जब आप बनाओगे ना, तो आप खुद का, एक तो खुद का खजाना, रेफरेंसेस का खजाना आपके पास होना चाहिए, कौन सी चीज कैसी आप दिखाना चाहते हो, ठीक है। और दूसरा, ये बहुत सारी फिल्में हैं भाई, आप तो एक बता रहे हो ड्रामा। और ड्रामा मैंने आप फर्स्ट क्लास में आई गेस वी डिस्कस्ड अबाउट दिस, कि कैसे कौन सा, मैंने कहा ना अलग अलग बॉक्सेस होते हैं, उस बॉक्सेस में कभी कभी मिक्सचर, मतलब आपके पास ये पहुंचा है क्या जो मैंने अनिकेत को भेजा था? अनिकेत जस्ट Yes, मोमेंट, ma'am. ये आप इनको भेज देना, ये जो मैंने भेजा था। Sure, ma'am. Okay, ma'am. I think मैंने भेज, क्योंकि okay, ma'am, मैं भेज देता हूँ। हाँ, देखिए हम लोगों ने, मैं भेज देता दोबारा हूँ, से मैं repeat, हमने क्या क्या डिस्कस किया है। तुम क्या है रोहित, आप ना बहुत ना आपने पूरी बात को ना समेट दिया। मैं तो इसको कह रही हूँ एक्सपेंड करो। आप एक किसी डिजाइनर का नाम बता के आप मेरी ही बातचीत को आपने छोटा कर दिया एक्चुअली। मैं तो कह रही हूँ कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी देखो, ये भी देखो, ये कैसे हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, और फिर अपना एक तरीका बनाओ। आप इसको आई डोंट नो,
मैं आपको कैसे एड्रेस करूं इस बात को, जब आपने बीच में, मैं जो कोई बात कह रही हूँ और आपने बीच में नहीं अपनी मैम, मैंने बस मैम एक फिल्म का रेफरेंस लिया था मैम, जैसे इतनी सारी फिल्म्स की बातें हो रही थी, मैंने भी बस मैम अपनी तरफ से कहा था फिल्म के बारे में, और कुछ नहीं मैम, मैंने कोई बात समझी नहीं, मैंने ना ही आई मैम हैवंट मैंने कुछ सीन कलेक्ट दैट किया। फिल्म। नहीं, आई हैवंट सीन दैट फिल्म। हाँ और मैम, वो बस मैम वो कॉन्टेक्चुअली है। आपकी बात कुछ ऐड नहीं कर रही, इसलिए मतलब मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि आपने जो बात कही वो क्या क्या ऐड कर रही है मेरी बातचीत में। ये मैं जब मैं देख रही हूँ या समझ रही हूँ दूसरे व्यक्ति की तरीके से, तो मुझे लग रहा है कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली। ओके, सो फर्स्ट डे, व्हाट इज डिजाइन, एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, लाइन, कलर, टेक्सचर, शेप, साइज, फॉर्म। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ, हमने जो जो किया है ना, मैं एक बार बस गो थ्रू कर रही हूँ। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, बैलेंस, प्रोपोर्शन, रिदम, मूवमेंट, एम्फेसिस, फोकस। जब मैं ये तीनों के बारे में कहती हूँ तो मेरे लिए रेफरेंसेस क्या काम करते हैं, मेरे लिए रेफरेंस काम करते हैं। Just a moment, I'll आई थिंक मेरा नेट कमजोर है इसीलिए। लाइन, कलर, टेक्सचर, these are different textures जो कि अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ करेक्टर, है ना, हो सकता है उसकी हिस्ट्री, उसका आपको ऑटोबायोग्राफी बनाना पड़ता है। चरित्र की ऑटोबायोग्राफी नहीं बनाओगे तो ये आपको नहीं, आप कैसे उसको कौन सा टेक्सचर दोगे, क्या दिख रहा है आपको टेक्सचर, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अब ये सिर्फ टेक्सचर्स का मैं आपको दिखा रही हूं। जैसे किसी चरित्र का टेक्सचर, दिस इज ऑल एग्जांपल्स ऑफ टेक्सचर्स। ओके ओके, अभी टेक्सचर की हमने बात कही। अब ये देखिए, अगर किसी को कॉस्ट्यूम ऐसे देना है तो ये दीज आर टेक्सचर्स। अगर इस तरह का डिजाइन में क्रिएट करती हूँ तो ये आपको देखिए, आपको समझ में आना चाहिए। आपको करना ना आए वो अलग बात है, लेकिन आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि कैसे आप इंस्ट्रक्ट कैसे करोगे एक डिजाइनर को। यू नो, मुझे इस तरह का कुछ दिख रहा है, मुझे इस तरह का टेक्सचर दिख रहा है, मुझे इस तरह का फील दिख रहा है, तो आपको हर चीज सिंबलाइज करनी आनी चाहिए, उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए, उसका कुछ एसोसिएशन, उसकी कुछ हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ओके, अभी मैं, आप एक बार देख लीजिएगा, कुमार पिन मैं आपको भेज दूंगी, आप एक बार गो थ्रू कर लेना। और क्योंकि इस समय मैं आपको कैसे, ओके, सो ये मैंने बता दिया आपको प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कि कैसे आपको अभी भी क्लास खत्म होने के बाद भी आपको समझना पड़ेगा कि जब मैंने ये बात कही तो मेरा कनेक्शन क्या था, और वो कैसे आपके समझ को और ज्यादा एनहांस करता है। ये आपको इसको, मतलब ये शुरुआत है बेसिकली, इट्स लाइक ट्रिगर पॉइंट है। ये मैंने आपको सिर्फ एक ट्रिगर कैसे होता है ये बताया है, ये आपको करना आपको है। ठीक है, इसके ऊपर प्लीज काम एक बार और ये आराम से देख के। मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ करेक्टर, कैसे चरित्र जो है उसकी ऑटोबायोग्राफी कैसे बनती है, कैसे उसका हिस्ट्री जो है वो नेम, जेंडर, एज, प्रोफेशन, पीरियड, इकोनॉमिकल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस, मेंटल स्टेटस। फिजिकल स्टेटस जब हम बोलते हैं तो हिस्ट्री और प्रेजेंट, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, प्रेजेंट में क्या है, वो सब। ऐसे मेंटल स्टेटस कहते हैं तो हिस्ट्री क्या है, प्रेजेंट क्या है, ज्योग्राफी, कहाँ पे है वो, कहाँ रहता है, उसका सीजन क्या है, उसका रिलीजन क्या है। ओके, सो ये जब ये है करेक्टरिस्टिक, आपको किसी चरित्र को जब आप गढ़ते हो, या जो गढ़ा हुआ करेक्टर है, जो गढ़ा है स्क्रीन राइटर ने, वो कैसे आप उसको उसके बैकग्राउंड आपको बनानी होती है एज एन डायरेक्टर भी, एज एन डिजाइनर भी। तो ये चीज, ये देखिए, एक तो आपके दिमाग में कुछ होगा और आप पूछ भी सकते हो कि हाउ डू यू सी दिस करेक्टर,
तो ये प्रश्न आपके अंदर आने चाहिए जब आप खुद के लिए काम कर रहे हैं और जब आप चाहते हैं कि कोई और आपके लिए काम करे, कोई डिजाइनर, चाहे वो आर्ट डायरेक्टर हो, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर हो, चाहे वो मेकअप मैन हो, चाहे वो एक्शन वाला हो, कि कैसे होगा, ओके। टाइप्स ऑफ कॉस्ट्यूम, मॉडर्न। अच्छा, मैंने कल कहा था रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम में कहा था ना सब कुछ आ जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये मैंने क्या लिखा है, मॉडर्न में नॉन फिक्शन, फिक्शन, ये दो शब्द हैं जिसको समझने के लिए रियलिस्टिक और स्टाइलाइज्ड कॉस्ट्यूम जो है वो सब मॉडर्न में आएगा। पीरियड में नॉन फिक्शन, फिक्शन अगेन, एंड रियलिस्टिक एंड स्टाइलाइज्ड। डांस कॉस्ट्यूम, ठीक है, ये 3 तरह के। और मैंने जो बताया था, अगर मुझे अच्छे से याद है कल, रियलिस्टिक कॉस्ट्यूम, फिर स्टाइलाइज्ड कॉस्ट्यूम या एक्सपेरिमेंटल, ये बोला होगा मैंने, और लास्ट में डांस। क्योंकि इस तरह से आप बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हो अपने कि ये किस तरह का काम है, किस तरह का फिल्म बनेगा, किस जॉनर का फिल्म बनेगा, और उसमें किस तरह का कॉस्ट्यूम मुझे चाहिए, या किस तरह का आर्ट मुझे चाहिए, या किस तरह का विजुअल जो है वो मुझे बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यू कैन क्रिएट योर ओन बॉक्सेस। हम लोगों ने कलर थ्योरी और कलर साइकिल, मैंने साइकोलॉजी ऑफ कलर्स के बारे में आपसे बात करी थी, पर वो अगेन वो आपको दोबारा से हर एक कलर का हमारा एक एसोसिएशन होता है, उसका एक एक्सपीरियंस होता है और उसकी एक साइकोलॉजी होती है। तो एक यूनिवर्सल उसका एक इम्पैक्ट होता है और एक पर्सनल आपका, एक तो यूनिवर्सली एक उसकी एक परिभाषा होती है और एक आपकी खुद की एक परिभाषा और उसके एसोसिएशन होते हैं। तो इस चीज को, हर एक कलर को आपको समझना, जानना, वही आपकी फिल्म में दिखाई देता है भाई, इसलिए आपको जानना जरूरी है। आप कभी कभी फिल्मों को सिर्फ कलर से भी उसके भी बॉक्सेस बना सकते हो, मतलब किस तरह की फिल्म है, ये डार्क कलर की फिल्म है, ये कॉमेडी फिल्म, तो इसको कलरफुल कर दिया, इसको, क्योंकि थ्रू कलर्स आल्सो यू कैन मेक योर ओन बॉक्सेस। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड साइकोलॉजी ऑफ कलर्स, how colors impact us, as an audience, as a spectator। तो ये आपको, क्योंकि एज एन डिजाइनर ना मैं इस पे बड़ा काम करती हूँ। पहले मेरे को ना लेयरिंग समझ में तो आ रही थी, लेकिन वो मेरे काम में नहीं शामिल हुआ था। बट अभी मैं 5-6 कलर्स एक साथ कैसे आके वो क्या इम्पैक्ट दे रहे हैं, आई कुड डू इट, प्रैक्टिकली आई कुड डू इट। सो ये चीज समय के साथ, अगेन एक्सपीरियंस के साथ आपकी प्रोसेस ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग हमने बात की थी, कैसे करते हैं, कहाँ तक पहुंचता है, लुक टेस्ट तक जाता है। लुक टेस्ट के बाद तो आपके पास कुछ दिन होते हैं, 4-5 दिन, और उसके बाद शूट, सो ये पूरा वो मैंने अब इसके लिए आपको रेफरेंसेस और स्टडी ऑफ आर्ट एंड कल्चर, हेरिटेज ऑफ इंडिया, और इवन इंडिया, अगर आप कोई एक फिल्म जो इंडिया से बाहर की है तो आपको उस जगह का, तो आपको एक्चुअल में हर एक, आपको एक जासूस की तरह से हर एक चीज के बारे में स्टडी करनी होगी, रिसर्च करना होगा, और अपने ऑब्जर्विंग पावर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा, शार्प करना होगा, तीखा करना होगा, ताकि आपको चीजें नजर आए। तो ये ऑब्जर्वेशन को जो है वो आप अपने को उसको शार्प करते रहिए, ठीक है। बाकी ये सभी आप लोगों के लिए नहीं है, जो एक्चुअल में डिजाइनर्स होते हैं उनको मैं ये करवाती हूँ। हम प्रैक्टिकली काम भी करते हैं इसके ऊपर। तो जो हमारे जैसे प्रैक्टिकली कैसे काम करते हैं, जैसे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में भी अलग अलग रीजन्स हैं, उनके भी तहसील अलग है, फिर गांव अलग है, उनकी सब कुछ बदल जाता है, भाषा, रहना, खाना, क्या पहनते हैं, कैसे, सब कुछ बदलते, तो उसका भी हम लोग स्टडी जो है वो करते हैं स्टेट वाइज। तो वो आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन अगेन आपको एज एन जासूस आपको जो है आपको जानना चाहिए ये सब। हिस्ट्री ऑफ वर्ड सिविलाइजेशन, आर्ट रेवोल्यूशंस के बारे में हमने बात करी थी, इजम्स के बारे में, उसको दोहरा लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ वर्ड कॉस्ट्यूम, ये आप लोग को बस इतना समझना जरूरी है कि आप हिस्ट्री
हिस्ट्री को जो समझता हो, आपकी फिल्म के अकॉर्डिंगली, जो भी आप फिल्म बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली अपने डिजाइनर को चुनिए आप, जिसको समझ हो। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि किसी 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 डिजाइनर को रियलिज्म की भी उतनी ही समझ होती है जितनी उसको स्टाइलाइज्ड की होती है, और ये भी होता है कि तो और वो सब चीजों से अवगत होता है, वो करंट फैशन से भी अवगत होता है। तो ये अगेन यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉजिकली रैशनली आपकी फिल्म में क्या चाहिए आप, ठीक है, उसी हिसाब से आप डिजाइनर चुनते हो या आप वही चीज डिजाइनर से चाहते हो। अभी जैसे अतरंगी रे के बारे में मैंने एग्जांपल दिया था कि भैया मनीष मल्होत्रा नहीं, मतलब आप ये देखें कि उसकी वो हो सकता है कि ही हैज अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्सटाइल्स, अभी क्या डेवलपमेंट्स हो गई हैं उस सब के बारे में, लेकिन करेक्टर को कैसे देखा जाए उसको उसकी समझ नहीं है, उसकी प्लॉजिबिलिटी की समझ नहीं है। ये मैं बहुत सारी फिल्में देखने के बाद ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि हम लोग तो ढूंढते हैं ना कि हमारे अगेन हमारी तरह का, हमारी कम्युनिटी का कौन है डिजाइनर, ढूंढते हैं। तो सब्यसाची बहुत करीब लगता है मुझे, जो ऑथेंटिसिटी के थोड़ा करीब होता है, जो थोड़ा आर्टिस्टिक भी होता है। लेकिन अगेन जो डिजाइनर्स होते हैं उनके जो अगेन उनका जो ट्रिगर है दैट इज अलग, उनको जो ड्राइव करती है चीजें दैट इज डिफरेंट देन कॉस्ट्यूम डिजाइनर। you'll have to also understand how costume designer and fashion stylist are different, क्योंकि ये शब्द स्टाइलिस्ट ये बम्बई की अभी इंडस्ट्री में आप अगर आप काम करने आओगे तो आप सुनोगे कि इसका स्टाइलिस्ट वो था उसका तो ये दो अलग अलग भूमिकाएं हैं, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर। ये आप इसके बारे में भी और इसके बारे में जिक्र कर सकते हैं, इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग और बना सकते हैं। ओके, व्हाट इज फैब्रिक, टाइप्स ऑफ फैब्रिक, स्टाइल, टेक्सटाइल्स ऑफ इंडिया, व्हाटएवर। आपको ये सब चीजें मैंने इसलिए भेजा था, ये मॉड्यूल हम जब पढ़ाते हैं प्रॉपर, जब क्लास होती है 15 दिनों की, तो हम ये सब जो है वो पढ़ाते हैं, बात होती है इसके बारे में। ओके, सो अब मैं आपको सौंपती हूँ, आपका कोई क्वेश्चन हो, कुछ और जानना चाहते हो आप, तो मेरे को अगेन मुझे मैं आप लोग तो दिखाए, आप सभी काम कर रहे हैं, इधर उधर हैं, तो आप लोग तो ऑन नहीं करेंगे अपना कैमरा, राइट? सो ठीक है, तो मुझे आप बताइए, आपके कुछ प्रश्न हैं तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन? रोहित, अब आप बोल सकते हो। हेलो मैम हेलो। हाँ, मैम आप कॉस्ट्यूम जब डिजाइन करते हो तो आप ये भी देखती हो कोई पार्टिकुलर मेरे क्लास कॉस्ट्यूम? नहीं, ये एक आवाज मेरे को साथ में आ रही है, तो या तो तुम टेक्स्ट कर दो तुम्हारा क्वेश्चन, मुझे समझ में नहीं आया, और थोड़ा लाउड बोलो या तो। है एक जगह तो अभी हेलो। क्लियर नहीं किया FCRA का। ये पीछे आवाज आ रही है, कोई क्यों आ रही है वो आवाज? सब देख लीजिएगा ना, जरा इसको चला दीजिए। ये कोई और किसी को समझ में आया हो क्वेश्चन तो वो मुझे बता दे, मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि उन्होंने क्या पूछा। मैम शायद से उसने पूछा कि कॉस्ट्यूम पता मुझे शायद से पूछा मैम कि कॉस्ट्यूम डिजाइन नहीं, आपकी आवाज भी कट गई, क्या बोला आपने? मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है क्या आप तक? नहीं मैम, पहुंच रही है मैम, एकदम सही पहुंच रही है मैम। तो आपने आधा अधूरा बोला क्या अभी? नहीं मैम, मुझे लगा मैंने सही से सुना नहीं मैम, तो फिर मैम मैं अपना आप क्वेश्चन पूछ लूँ एक? हाँ हाँ, पूछिए आप पूछिए। मैम वो क्या कहते हैं, फिल्म का मैम प्रोडक्शन टाइम कितना था मैम? मतलब कब शुरू हुई और ये कब खत्म हुई थी मैम? जलेबी, ये घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से 2019 में हम लोगों ने खत्म किया है। नहीं, 2019 नहीं, 2018।
मैम फिल्मिंग कब शुरू हुई थी मैम, मतलब? हमने शुरू किया था, हमारा जो मेरे ख्याल से 2014 में शुरू हुई थी बातचीत और पूरा उसका प्रोसेस, और फिर 2016 में उसका फर्स्ट शेड्यूल हुआ था। कि कई बार शुरू हुई फिर कई बार रुकी, वही आपका फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तो ये सब होता है। और फिर हमने जो हमारा लास्ट शेड्यूल हुआ है बॉम्बे का, वो 2018 में हुआ आई गेस। क्योंकि मेरे मेल्स रखे हैं ना, मुझे कैसे आइडिया लगा कि वो मेल्स के थ्रू मुझे समझ में आया कि हमारा तब भी बातचीत हो रहा था मैम से। देखिए मैं, ये है 2015, राइट? जस्ट मोमेंट है, मैं लास्ट मेल अगर मैं देखती हूँ अनामिका मैम का, कोई चीज इतने लंबे चलती है कभी कभी कि आपको नहीं 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 नहीं, अनामिका मैम, ओके सो हाँ 2019 में भी हाँ 2019 है बाबा, 2019। नहीं सॉरी जस्ट मोमेंट, ये तो रिपीट मैंने हाँ, जो पहली स्क्रीनिंग हुई थी वो हुई थी 2017 में, और हम लोगों ने किया था ये वीरा देसाई रोड पे अंधेरी वेस्ट में फन सिनेमा लेन में। तो इसकी फर्स्ट स्क्रीनिंग थी, ठीक है। और हम क्रूज मेंबर्स जो बॉम्बे में अवेलेबल हैं उनके लिए इसकी स्क्रीनिंग हुई थी। सो 2017 में ये बन के तैयार हुई, इसका मतलब, ठीक है। और कुछ? हेलो एनीवन, प्लीज आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे तो मुझे लगेगा मैंने आप लोग, कुछ लोग मेरे ख्याल से रास्ते में है ना, इधर उधर जा रहे हैं या आप अपने घर पे हैं, ऐसा कुछ है। सो आई कुड अंडरस्टैंड, लेकिन आप यू कैन राइट इट डाउन, अगर आप लिख के पूछ पाए हैं। अनिकेत, शुभम, आप लोगों से मैं चाहती हूँ कि प्रश्न आए कुछ। हाँ शुभम। मैं ट्रेन में हूँ, तो काफी लैग हो रहा है, मेरी बातें आपसे जा नहीं रही है। हाँ तो आप मैसेज कर दो ना, चैट, यहाँ पे चैट बॉक्स होता है उस पे। हाँ तो वो मैसेज नहीं जा पा रही है। अच्छा ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप यू आर ओपन टू आस्क क्वेश्चंस, आप बाद में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा आपके अंदर कुछ दिमाग में कुछ शुरू होना चाहिए, और चीजों को देखने का एक पर्सपेक्टिव बनना चाहिए, और अपना कुछ बनाइए। आप जब तक अपनी पर्सपेक्टिव को स्ट्रांग नहीं करेंगे तब तक होता है ना कि मैंने कहा था बिलीव सिस्टम को आपको स्ट्रॉन्ग करना। वो बिलीव सिस्टम तब आपका स्ट्रॉन्ग होता है जब आपका जो उसके पीछे की जो आपका जो पर्सपेक्टिव होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है उसके। और वो पर्सपेक्टिव कैसे बनता है? आपके एक्सपीरियंसेस से, जो चीज आपने एक्चुअल में महसूस की है। तो ये स्ट्रांगली आपको अपने आप को इसको स्ट्रॉन्ग करना होगा, इसको शार्प करना होगा। जैसे मैं बार बार ये बात बोल रही हूँ, इसी से आप चीजों को, जब तक चीजों को कैसे देखा जाए वो तरीका नहीं डेवलप होगा तो आपकी अपनी भाषा तैयार नहीं होगी। तो वो भाषा, आपकी भाषा तभी तैयार होगी चीजों को कहने की, जब आप खुद स्ट्रांगली, आपको एज एन पर्सन यू मस्ट नो what you are and how do you see others, and जो तुम देख रहे हो दूसरों को वो कैसे दूसरों से अलग है, ये अगर समझ में आपको आती है। और दूसरा ये आपको अपने आप को, मैंने कहा था ना, एक सेकंड व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति की तरह से आपको देखना होता है। आप में क्या समस्याएं हैं, आप में कैसे, आपको हाउ टू डेवलप योरसेल्फ, ये एक वो भी जो है वो
आपका ये ऑन होना चाहिए, एक आंख जो है ये ऑन होनी चाहिए। और अगेन मैम मुझे एक और पूछना था मैम क्वेश्चन। हाँ रोहित बोलो हेलो मैम। बोलो। मैम मैम आपने वो बहुत पहले मैम एक फोटो दिखाई थी जिसमें मैम आपने बताया था कि हाँ एक लेडी और उनकी डॉटर वो डंप यार्ड में होता है मैम, वो क्या कहते हैं वहां पर वो पता नहीं कुछ सर्च कर रहे होता है मैम, उसमें से वो फिर एक सीन वो ब्रेड भी पका रहे होता है मैम, वो है ना फिर वो लेडी अपना वॉइस ओवर में है ना ड्रेस को में बात कर रही होती है, ब्लू ड्रेस के बारे में। और फिर मैम वो क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं वाइट शॉर्ट में जाता है मैम, और ऊपर दीवार के ऊपर है ना बहुत सारे वो ब्लू कलर के कपड़े गिर रहे होते हैं प्लास्टिक शीट में मैम। तो फिर वो डायरेक्टर का आइडिया था क्या? और फिर आपने उनको एग्जीक्यूट किया? मेरे को समझ में नहीं आया कौन सा सीन के बारे में तुमने कहा मैम है ये। आपने गैलरी में एक फोटो दिखाई थी मैम। तो ये तो घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा हाँ रहे हाँ हैं। मैम उसी की बात कर रहा हूँ मैम। हाँ तो क्या बोल रहे हो आप? तो मैम उसमें अच्छा क्या मैम मुझे बस ये पूछना है मैम, सीन में ये था मैम कि वो लेडी और उनकी डॉटर है ना वो क्या कहते हैं वो क्या डंप यार्ड बीन में रही होता है है? मैम, वो कुछ सामान ढूंढ रहे होते हैं मैम उससे सामान वैल्यूएबल की वो स्टफ। कचरा बीन रहे हैं, वो हाँ हाँ कचरा हाँ हाँ बीनने मैम वाले वो उसमें मैम एक सीन होता है मैम जिसमें वो ब्लू कलर की ड्रेस की बात कर रही होती है मैम, है ना? हाँ हाँ हाँ। मैम तो फिर पता चला कि वाइट शॉट जाता है मैम, और वो पीछे एक दीवार है बहुत बड़ी, और उसमें से मैम हम्म। ऊपर ब्लू कलर की वो प्लास्टिक कवर मतलब वो वहां पर लगे हुए हैं मैम वो। तो हाँ फिर हाँ। उस वाला पार्ट क्या वो प्रोडक्शन डिजाइन का पार्ट था या फिर मैम वो आपका था कि नहीं वो प्रोडक्ट वो ब्लू कलर की शीट आप लेकर आए और फिर आपने ऐसे रखा उसको? नहीं नहीं, ये कई चीजें स्वतः होती हैं, वो स्वतः ही हुआ है। मतलब वो जगह ऐसी चूज की कि उसमें वो ही सब मौजूद था जो डायरेक्टर ने सोचा हुआ था, जो जब स्क्रीन प्ले इन्होंने लिखा था, क्योंकि अनामिका मैम का ही स्क्रीन प्ले है ना। तो वो होगा, वो जरूर रहा, जहन में रहा होगा उनके। और दूसरा कई बार क्या होता है, आपका मैच भी होती है ना चीजें, कि मैंने ये सोचा है कौन सी जगह जो है वो प्रॉपर लगेगी। तो एक तो अगेन उनका जो इंट्यूशन और उनका जो एक्सपीरियंस है एज एन थिएटर आर्टिस्ट और एज एन डायरेक्टर, वो आपको दिखाई देता है कि अगेन ये आपके अंदर आना कि कौन सी चीजें चुनी जाएंगी, चुननी चुननी है मुझे, वो वही है, आपका पर्सपेक्टिव है। तो वो जो हुआ है ना वो सीन, वो एक्चुअल में कॉस्ट्यूम तो प्री डिजाइंड है, मतलब हमने डिजाइन किया है वो क्या पहनेंगे। वो जो आर्टिस्ट जो चुने हैं वो अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट्यूम साइज होना चाहिए। वो सब हुआ है, वो ऑन स्पॉट, मतलब वो किया है, हम लोगों ने काम किया है उसके बारे में, कॉस्ट्यूम क्या कलर स्कीमिंग और होगी। लेकिन ये जो फोरग्राउंड जो आपको बैकग्राउंड जो आपको मिला है, वो आपको ये चुना है, इन्होंने ही चुना है। प्रोडक्शन डिजाइन में भी आएगा वो, और वो प्रोडक्शन को जो जगह मिली वो भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है अनामिका मैम ने क्योंकि इतना रिसर्च वर्क किया तो उनको पता ही होगा कि मेरा ये सीन मैं कहाँ करूंगी, ये भी हो सकता है। सो ये है। और कुछ Neha, I would suggest that it is 1 o'clock now, and हम्म, you have done your best, and it's up to them how they would like to make the use of it. So, thank you very much for your time and sharing your experience. I hope it हम्म, has been beneficial for some of the people who are attending the classes. So, that's it, and I would pass on your email address if you allow, or you can share now also. If they want, they can get in touch with you later on. Will it be okay. fine if I share the email address of you to these people? Yes. Please do that. It's absolutely fine. Okay, perfect. Yes. So I'm stopping this recording. Thank you very much.